हेलो स्टूडेंट्स एंड जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे से हैं, बहुत खैरियत से हैं, अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं और बढ़िया तरीके से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस में लगे हुए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग हिस्ट्री क्लास 12 उसकी तीसरी किताब और उसका पहला चैप्टर, या फिर इस तरह से कह सकते हैं कि हमारे हिस्ट्री के क्लास 12 के सिलेबस की थीम नंबर 10th को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में राजमहल हिल्स और उसमें पहाड़ियाज और संथल्स के साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी का जब कांटेक्ट होता है तो फिर उसके क्या रिलेशनशिप्स, उस रिलेशनशिप्स के क्या नतीजे निकलते हैं, क्या कंसिक्वेंसेस होते हैं, किस तरीके से उस इलाके का जो पूरा का पूरा कल्चर है वो मॉडिफाई होता है और लोगों की, वो खास तौर पे उन ट्राइबल्स की लाइफस्टाइल्स पे क्या असर पड़ता है, वो सारी बातें हम लोगों ने करी। संथल्स की रिवोल्ट वगैरह को भी हम लोगों ने देखकर डिस्कस किया था। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैप्टर के शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हिंदुस्तान में स्थापित हो रहा था तब उस शासन का हिंदुस्तान के देहाती इलाकों पर क्या असर पड़ रहा था। बेसिकली इस चीज़ को हमको इस चैप्टर में पढ़ना है और उसके लिए हम लोगों ने तीन चीज़ें देखनी थी। बंगाल के ज़मींदार, जो हम लोगों ने पढ़कर ख़त्म कर दिए, राजमहल हिल्स और वहाँ पर आपके जो पहाड़िया और संथल ट्राइबल्स हैं उनके साथ जो सारी चीज़ें हुई वो सब हमें पढ़ना था, वो हमने पढ़ के ख़त्म कर दिया। और तीसरा मैंने बोला था कि दक्कन और दक्कन में भी आपका जो बॉम्बे डेक्कन का इलाका है वहाँ पर एक रिवोल्ट हुई थी, उस रिवोल्ट को हम लोग एनालिसिस करके वेस्ट की तरफ में या आप नीचे की तरफ के जो इलाके हैं, नर्मदा के नीचे के वेस्टर्न इलाके वगैरह जो हैं वहाँ पर क्या परिस्थितियाँ बनी हुई थी उनको देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कॉलोनियल रूल जब आया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब स्टैब्लिश किया अपने आप को, तो फिर उसका क्या असर वहाँ के ग्रामीण जीवन पर पड़ा। तो आज के सेशन से हम लोग उस तीसरे टॉपिक या फिर उस तीसरे एस्पेक्ट के बारे में अपनी बातचीत शुरू करेंगे और हम लोग ये देखेंगे कि बॉम्बे डेक्कन का जो इलाका है, जब वहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित होता है तो फिर वो किस तरीके से वहाँ के लोगों की ज़िंदगी को एनालिसिस को इफेक्ट करती है, किस तरीके से मॉडिफाई करती है, इन सारी चीज़ों का एनालिसिस हम लोगों ने आज के सेशन में करना है। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू, हियर वी बिगिन। तो पहली चीज़ तो हमें ये पूछना पड़ेगी अपने आप से कि ये बॉम्बे दक्कन का इलाका है कहाँ पे। बॉम्बे से आप लोगों के दिमाग में मेरे हिसाब से आज का जो मुंबई शहर है वो आ जाता होगा, मगर जिस बॉम्बे की मैं बात कर रहा हूँ या फिर जिस बॉम्बे डेक्कन की मैं बात कर रहा हूँ वो मुंबई शहर नहीं है, या जिसको हम लोग पहले बॉम्बे बोलते थे, ये वो शहर नहीं है, ये उससे काफ़ी ज़्यादा बड़े इलाके की बात हो रही है। तो बॉम्बे डेक्कन का जो इलाका है, आपको नीचे की तरफ में ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर जो पोर्शंस वगैरह जीते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इन पर्टिकुलर सेक्शंस में जीता गया जो इलाका है इसको बॉम्बे डेक्कन कहा गया है। ठीक है जी, ये याद रखना है, ये आपकी डेक्कन प्लेट्यू है पूरी की पूरी, और ये पूरा का पूरा जो इलाका है इसको बॉम्बे प्रेसिडेंसी वगैरह कहा जा रहा है, या फिर इसी इलाके का वो हिस्सा जो दक्कन के पार्ट में पड़ता है उसको हम लोग बोल रहे हैं बॉम्बे डेक्कन। तो बॉम्बे डेक्कन का मतलब क्या हो गया? डेक्कन प्लेट्यू का वो इलाका जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीता था और जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी का पार्ट हुआ करता था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आज का जो महाराष्ट्र है उसका एक काफ़ी बड़ा इलाका, कर्नाटक का कुछ पोर्शन, आपका जो आंध्र प्रदेश वगैरह का इलाका है या तेलंगाना का इलाका है, थोड़ा बहुत छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और एमपी का भी थोड़ा बहुत इलाका, वो सब इसमें आ जाता है। तो ये अपने को ध्यान रखना है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी का मतलब क्या है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी का मतलब या बॉम्बे डेक्कन का मतलब क्या है। बॉम्बे डेक्कन का मतलब है डेक्कन प्लेट्यू का वो इलाका जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था। और वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि अभी तक हम लोगों ने बंगाल के जमींदारों के बारे में बातचीत कर ली, राजमहल हिल्स में जो संथल्स और पहाड़िया थे उनके बारे में बातचीत कर ली और देख लिया कि किस तरीके से भाई लोगों की जो जिंदगी है वो बदल रही थी। अब हम लोग अपना शिफ्ट जो है वो कर रहे हैं वेस्टर्न इंडिया की तरफ में, यानी कि अभी तक हम लोग इस इलाके की बात कर रहे थे, अब हम लोग वेस्टर्न इंडिया की तरफ आएंगे और बॉम्बे डेक्कन में जो कंट्री साइड का इलाका है उसे एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि यहां पर जब ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल आया तो उसके क्या परिणाम हुए, अच्छे बुरे सही गलत जो भी हैं उन सारे परिणामों का हम लोगों ने डिस्कस करना है। चले, अब सवाल ये उठता है कि बॉम्बे डेक्कन में आप आ गए। बॉम्बे डेक्कन का मतलब आपने बोल दिया कि डेक्कन प्लेट्यू का वो इलाका जो ईस्ट इंडिया कंपनी की बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आया करता था। ठीक है जी, अब आप यहाँ पर किस तरीके से एक्सप्लोर करने वाले हैं उन सारे चेंजेस को, जिसकी मदद से आप ये बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या बदलाव आ रहे थे या किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ के लोगों की ज़िंदगी को अफेक्ट कर रही थी। आप क्या करोगे यहाँ पर जिसकी मदद से ये पता चलेगा। तो किसी इलाके में अगर आपने एक्सप्लोर करना है कि एक टाइम पीरियड में क्या बदलाव आए हैं,
तो उसके कई सारे तरीके होते हैं। दो तरीके हम लोग देख ही चुके हैं, पहाड़िया और संथल के साथ में जो मेथड लगाए गए थे कि वहाँ पर जो उनके ट्रैवलर्स के रिकॉर्ड वगैरह थे उन सब की मदद से, या फिर आपका जो ऑक्शंस वगैरह हो रही थी बंगाल के जमींदारों की प्रॉपर्टी उनकी मदद से हम लोगों ने देख लिया। ये दो मेथड्स हैं किसी भी जगह में आ रहे बदलावों को एनालाइज करने के। इसके अलावा और भी मेथड्स होते हैं। तो किसी भी जगह में वक्त के साथ में क्या बदलाव आ रहे हैं एक टाइम पीरियड में, उनको एनालाइज करने के कई सारे तरीके होते हैं। और उन तरीकों में से एक तरीका यह भी है कि उस इलाके में, उस क्षेत्र में अगर कोई रेबेलियन हुई है, कोई रिवोल्ट हुई है, या फिर एक से ज्यादा रेबेलियंस या फिर एक से ज्यादा रिवोल्ट हुई है एक टाइम पीरियड के बीच में, तो आप उनका एनालिसिस करिए और उनके एनालिसिस वगैरह की मदद से भी जो है आप किसी टाइम पीरियड में जो बदलाव आए हैं किसी क्षेत्र में उनको समझ सकते हैं। क्वेश्चन ये उठता है कि अगर किसी इलाके में कोई बगावत हुई है, कोई रिवोल्ट हुई है, कोई रेबेलियन हुई है, तो उसके एनालिसिस की मदद से आखिर हमको कैसे पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वहां पर क्या बदलाव हुआ था। इसकी वजह यह है कि जब कभी कहीं पर रिवोल्ट वगैरह होती है तो ये रिवोल्ट अपने साथ में काफी सारे रिकॉर्ड्स वगैरह प्रोड्यूस करती है और जनरली हिस्टोरियंस इन सारे रिकॉर्ड्स वगैरह को स्टडी करते हैं और वहां से हमको इस रिवोल्ट की मदद से वो सारे फैक्टर्स जानने में मदद मिलती है कि ये रिवोल्ट आखिर हुई क्यों। और जब हम लोग उन फैक्टर्स को समझ पाते हैं कि ये रिवोल्ट आखिर क्यों हुई है, उसकी मदद से फिर हम लोग एनालाइज कर पाते हैं उन सारे कारणों को जिनके कारण ये रिवोल्ट होने की नौबत आई। और वो सारे कारणों का एनालिसिस वगैरह जो है वो हमको एक अंदाजा देता है उस पर्टिकुलर इलाके में जहां पर ये रिवोल्ट हुई थी, वहां पर एक कालांतर में, एक समय में या एक टाइम पीरियड में आए बदलावों के बारे में। क्योंकि जब अथॉरिटीज वगैरह किसी रिवोल्ट से फाइट करती हैं तो वो सिर्फ उस रिवोल्ट को सप्रेस नहीं करती। ऐसा नहीं है कि आपने उस रिवोल्ट को मिटा दिया या फिर उस रिवोल्ट को खत्म कर दिया। एक बार जब ऑर्डर वगैरह रिस्टोर हो जाता है तो वो साथ ही साथ उस रिवोल्ट को समझने की भी कोशिश करती हैं, वो ये जानने की भी कोशिश करती हैं कि आखिर क्या वजह थी कि रिवोल्ट हो गई, ऐसा लोगों में कितना गुस्सा आ गया था कि इन लोगों ने अल्टीमेटली बगावत वगैरह कर दी। ये उसकी इंक्वायरी करती हैं, उनके कॉजेस को समझने की कोशिश करती हैं। और ये इसलिए किया जाता है ताकि इस तरीके की नीतियां बनाई जा सकें कि ये रिवोल्ट फिर से ना हो। इस तरीके की नीतियां अगर आपने बनानी है कि रिवोल्ट फिर से ना हो तो आपने उन सारे फैक्टर्स को एड्रेस करना पड़ेगा जिसके कारण लोगों के मन में रोष या गुस्सा आया था, जिसके कारण उन्होंने रिवोल्ट किया। तो आप ऐसी पॉलिसीज वगैरह फिर ये सब स्टडी कर कर समझ कर बनाते हो जिससे लोगों के मन का जो गुस्सा है उसको एड्रेस किया जा सके और उनको आगे इस तरीके की चीजें करने से रोका जा सके। तो इस तरीके की जो इंक्वायरीज हैं ये वो एविडेंस प्रोड्यूस करती हैं जिसको हिस्टोरियंस एक्सप्लोर करते हैं और उसी की मदद से फिर किसी टाइम पीरियड में क्या बदलाव आए उनको समझने में हमको काफी ज्यादा मदद मिलती है। यहां पर जो आपका बॉम्बे डेक्कन का इलाका है, यहां पर भी एक रिवोल्ट हुआ था 1875 के आसपास। अब उसको जब हम लोग पढ़ेंगे, उसका जब हम लोग एनालिसिस करेंगे तब आपको ये बात ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी कि आखिर किस तरीके से रिवोल्ट के एनालिसिस किसी पर्टिकुलर जगह में, किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में होने वाले बदलावों को समझने में हमारी मदद करते हैं। अब ये जो रिवोल्ट्स और रेबेलियंस होती हैं, अगर कहीं पर भी कोई रिवोल्ट हो रही है या कहीं पर भी कोई रेबेलियन होती है तो आप खुद सोचकर बताइए कि क्या कोई व्यक्ति बहुत बढ़िया जिंदगी जी रहा है, उससे कोई समस्या नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और तब वो बिना मतलब अपनी सरकार के खिलाफ या अपनी अथॉरिटी के खिलाफ रिवोल्ट करने के लिए खड़ा होगा, या फिर तब वो अपने सरकार या अपनी अथॉरिटी के खिलाफ रिवोल्ट करने के लिए खड़ा होगा जब उसको किसी तरीके की कोई समस्या है, जब उसको किसी तरीके की परेशानी है, जब उसकी ज़िंदगी में कुछ तकलीफ़ें हैं और वो तकलीफ़ें अब हद से ज़्यादा बढ़ गई हैं और उसको ऐसा लगता है कि सरकार या फिर जो अथॉरिटीज़ हैं, जो उसका शासक है या जो उसके ऊपर शासन करने वाले हैं, वो इनके लिए जिम्मेदार है। तो उस कंडीशन में वो रिवोल्ट के लिए उठता है। ऑब्वियस सी बात है, जब वो परेशान है तभी वो रिवोल्ट के लिए उठेगा। तो किसी भी जगह पर अगर रिवोल्ट या रेबेलियन होती है, अभी से नहीं, कालांतर से हमेशा से यही होता आ रहा है, किसी भी जगह अगर रिवोल्ट होती है या रेबेलियन होती है तो वो रिवोल्ट या रेबेलियन बेसिकली लोगों के मन में जो क्षोभ है, जो गुस्सा है, जो एक चिढ़ है, जो तकलीफ है, जो परेशानियां हैं, उनको एक्सप्रेस करने का एक माध्यम होती है। 1857 में भी जो रिवोल्ट हुई थी तब भी यही हुआ था, लोगों के मन में गुस्सा था, डर थी, नफरत थी, तकलीफ थी, सारी चीजें वो एक साथ फट पड़ी। इसी तरह इसके पहले जो रिवोल्ट्स हुई थी तब भी वही कहानी हुई। 1875 में जो रिवोल्ट अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं वहां पर भी यही हुआ था और हमेशा से यही होता आ रहा है कि कहीं पर अगर रिवोल्ट होती है या फिर कहीं पर रेबेलियन होती है तो ये हमेशा से एक तरीका रहा है जिसके तहत लोग अपना गुस्सा या फिर अपनी फ्यूरी या फिर अपना जो एंगर है, अपना जो क्षोभ है, उसको दिखाते हैं, उसको किसी तरीके से बयान करते हैं। जब उनको लगता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके कारण वो सफर कर रहे हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके कारण वो सफर कर रहे हैं और ये चीज उनके साथ सही नहीं हो रही, ऐसी चीजें जिनको वो इनजस्टिस मानते हैं, अगर उनसे उनको परेशानियां हो रही हैं, तकलीफ हो रही हैं, तब वो एक साथ सबके सब इकट्ठे जो हैं उस पर्टिकुलर चीज के, उस पर्टिकुलर फैक्टर के अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं, जिसके बेसिस पे उनका मानना ये होता है कि हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है या फिर हमारे साथ
गलत हो रहा है। 19वीं शताब्दी को जब आप देखोगे, 19th सेंचुरी का मतलब 1801 से लेके 1899 या 1900 के बीच तक का जो टाइम पीरियड आप देखोगे, तो आपको ये पता चलता है कि हिंदुस्तान में कई जगहों पर आपके जो किसान थे अलग अलग पार्ट्स में रिवोल्ट्स में खड़े हो जाते थे, और ये रिवोल्ट जनरली दो तरीके के लोगों के खिलाफ होती थी। हमेशा अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होते थे ऐसा भी नहीं है, मगर जनरली दो तरीके के लोगों के खिलाफ या समाज के में दो पर्टिकुलर सेक्शंस के खिलाफ आपको बार बार ये चीज पूरी 19वीं शताब्दी में दिख रही है कि आपके जो किसान हैं वो रिवोल्ट करने खड़े हो जाते थे। ये लोग कौन कौन थे? एक तो आपके मनी लैंडर थे जो साहूकार वगैरह हुआ करते थे, और दूसरा आपके ग्रेन डीलर्स जो आपका ये जो किसानों की सारा जो भी उपज वगैरह है उसको खरीदते हैं या फिर जो अनाज वगैरह बेचने का व्यापार करते हैं, ये ग्रेन डीलर्स और दूसरे आपके मनी लैंडर्स। इन दो लोगों के खिलाफ या इन दो तबकों के खिलाफ बार बार अलग अलग जगहों पर, चाहे वो पूरब हो, चाहे वो पश्चिम हो, चाहे वो उत्तर हो, चाहे दक्षिण हो, चाहे मध्य हो, हर जगह आपको किसान पूरी 19वीं शताब्दी में बार बार रिवोल्ट करते हुए दिखते हैं। इसी तरीके की एक रिवोल्ट 1875 में 1875 में डेक्कन में हुई थी। उस पर्टिकुलर रिवोल्ट को हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग एनालाइज करेंगे और हम लोग समझेंगे उसकी मदद से उन सारे चेंजेस को जो ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद से बॉम्बे डेक्कन के इलाकों में हो रहे थे। और बॉम्बे डेक्कन का इलाका कौन सा इलाका है? मद्रास प्रेसिडेंसी का, बॉम्बे प्रेसिडेंसी का वो इलाका जो डेक्कन प्लेट्यू का हिस्सा हुआ करता था, वो उसको हम लोग बॉम्बे डेक्कन या डेक्कन बॉम्बे बोल रहे हैं। चले आगे बढ़ते हैं। अभी जो रिवोल्ट है, ये रिवोल्ट आखिर शुरू कैसे हुई, पहले तो हम लोग ये देखेंगे। रिवोल्ट शुरू होने के बाद में फिर किस तरीके से आगे बढ़ी, किस तरीके से इसका क्या क्या कंसिक्वेंस वगैरह निकला वो देखेंगे, एंड उसके बाद में फिर क्या एक्शन लिया गया, वो सारी बातों को हम लोग करेंगे। तो ये रिवोल्ट जो है वो शुरू होती है पूना डिस्ट्रिक्ट में। पूना डिस्ट्रिक्ट में एक जिला पड़ता है, एक पूना डिस्ट्रिक्ट में एक गांव पड़ता है जिसको कहा जाता है सूपा। काफ़ी बड़ा गांव है। तो पूना डिस्ट्रिक्ट के सूपा गांव में ये रिवोल्ट शुरू होती है। 12 मई 1875 को ये जो सूपा गांव है यहाँ के और इसके आसपास के जितने भी गांव हैं वहाँ के आपके जो किसान हैं, जो रायोट्स हैं, वो इकट्ठे होते हैं। सब आपका जो इकट्ठे होने के बाद में आपका जो बाजार का इलाका है वहाँ पर सब इकट्ठे होते हैं, और इकट्ठे होने के बाद में जितने भी आपके शॉपकीपर्स थे वहाँ पे उनके ऊपर, और जितने भी आपके साहूकार वगैरह थे उनके ऊपर और उनकी दुकानों पर हमला करते हैं, अटैक करते हैं। इसके बाद में ये लोग जिन जिन आपके साहूकारों को या मनी लेंडर्स को पकड़ते हैं उनसे उनके बही खाते मांगते हैं। बही खाते होते हैं आपके अकाउंट बुक, जिसमें पूरा हिसाब किताब रखा जाता है कि किसको कितना कर्जा दिया है, किससे कितना लेना है, किस पे कितना ब्याज है, एंड ऑल दैट। तो इस तरीके का जो पूरा हिसाब किताब रखने का आपका अकाउंट बुक होती है उसे बही खाता बोला जाता है। एक तो ये बही खाता मांगते हैं, दूसरा ये लोग उनसे जो डेब्ट बॉन्ड्स होते हैं वो मांगते हैं। डेब्ट बॉन्ड्स का मतलब होता है वो पेपर जिसके ऊपर आप साइन करते हैं या अंगूठा लगाते हैं अगर आप किसी से कर्जा वगैरह ले रहे हैं। उसमें पूरी शर्तें लिखी रहती हैं कि वो कर्जा आपने कितने टाइम में लौटाना है, कितनी किस्तों में लौटाना है, कितना उसमें ब्याज लगेगा, वो सारी चीज़ें। तो आपके शॉपकीपर्स इन पे हमला वगैरह करने के बाद जितने भी आपके मनी लेंडर्स थे उनका बही खाता या उनकी अकाउंट बुक और उनके डेब बॉन्ड्स वगैरह मांगते हैं। उसके बाद में आपके जो बही खाते हैं और डेब बॉन्ड्स हैं इनमें उठा के वो आग लगा देते हैं। और जो ग्रेन शॉप्स वगैरह हैं, जो ग्रेन मर्चेंट्स हैं, जो आपके जो अनाज वगैरह का व्यापार करने वाले लोग हैं, जो किसानों से अनाज खरीदते हैं, बेचते हैं, उनकी दुकानों पर हमला होता है और उनके जितने भी ग्रेन्स वगैरह हैं, उनकी ग्रेन शॉप्स के जितना भी ग्रेन्स वगैरह है उसको लूट लिया जाता है। कुछ केसेस में ये तक स्थिति आ जाती है कि आपके साहूकारों के घर पे या मनी लेंडर्स के घरों पे आग जनी होती है, आग लगा दी जाती है, उनको टॉर्च कर दिया जाता है। जिस तरीके से फोटो वगैरह यहाँ पे दिखाया गया, इस तरीके से कई सारे साहूकारों के घरों में आग लगा दी जाती है। तो कुल मिलाकर ये अभी ये मूवमेंट जो है ये एक रिवोल्ट बना नहीं है। अभी आप इसको ऐसा कह सकते हैं कि एक बलवा हो गया, एक दंगा हो गया, इस तरीके की चीजें। अभी ये मूवमेंट सिर्फ शुरू हुआ, अभी चिंगारी पड़ी है, अभी ये रिवोल्ट बनेगा। अभी इसको अगर यहीं पर रोक लिया जाए या ये मूवमेंट अगर इतने भी रुक जाता है तो उसको दंगा या बलवा या फिर एक घटना बोलकर छोड़ा जा सकता था, मगर जिस तरह से आगे बढ़ा उसके कारण फिर इस चीज को रिवोल्ट कहा गया। चले, तो ये होता है 12 मई 1875 को। अब इसके आगे की क्या कहानी है? अब पूना से ये जो पूरी की पूरी घटना है, ये पूरा का पूरा जो ये खबर वगैरह जब फैलती है कि पूना के सूपा गांव में और ये सारी चीजें हो चुकी हैं, और तो पूना के दूसरे गांव वगैरह में भी ये चीजें होती हैं। उसके बाद में पूना के पास में एक जगह पड़ती है अहमदनगर। अहमदनगर में ये सारी चीजें होती हैं और ये सारा नाटक आने वाले 2 महीनों तक चलता रहता है। इसी वजह से इस चीज को रिवोल्ट कहा गया है, क्योंकि एक जगह एक घटना के रूप में खत्म नहीं हुआ, ये लंबे वक्त तक चला और ये काफी इलाकों तक फैलता चला गया। लगभग 30 गांव जो है इससे अफेक्ट हुए थे, 30 गांव इसके चपेटे में आए, 30 गांव जो है इसके लपेटे में आते हैं। और उसके बाद में
वहां पर 2 महीने तक ये पूरी की पूरी चीजें वगैरह चलती रहती हैं। हर जगह आपको एक ही पैटर्न देखने के लिए मिलता है, बार बार एक ही चीज रिपीट हो रही है। साहूकारों पे हमले हो रहे हैं, उनकी जो अकाउंट बुक्स हैं उनको आग लगाई जा रही है, जो डेट बॉन्ड्स हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, और कई जगहों पे साहूकारों का जो है कि घरों में आग लगाई जा रही है और सारी चीजें वगैरह हो रही हैं। आपके जो ग्रेन मर्चेंट्स हैं उनकी दुकानों पर हमला कर 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 उनका ग्रेन वगैरह भी जो है उसके ऊपर उसको ग्रेन वगैरह जो है उसको भी लूट लिया जा रहा है। तो हर जगह आपको एक ही पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है। तो जब ये 12 जून 1875 को ये घटना हुई थी, तब इसको हम लोग रिवोल्ट नहीं कह सकते, या फिर तब हम लोग नहीं बोल सकते कि ये रेबेलियन थी। मगर जब ये आने वाले 2 महीनों तक एक ही चीज बार 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 आपको अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रही है, लगभग 30 गांव और लगभग 2 जिले जो है पूरे पूरे अफेक्ट हो गए, तब इसको रिवोल्ट बोला जाना पड़ेगा, या फिर तब इसको रेबेलियन या रिवोल्ट कहना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अब जब ये सारी चीजें हो रही हैं तो इन सब चीजों से अब किसानों से एकदम का जब आतंक मच गया, किसानों ने जब एकदम टेरिफाई करके रख दिया, साहूकारों को समझ में आ गया कि ये तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तब साहूकार जो है गांव छोड़ छोड़ के भागने लगे। जैसे जैसे अब रिवोल्ट बढ़ने लगी, तो क्योंकि ये सारी घटना 1875 में हो रही है और हम सबको पता है कि 1857 में रिवोल्ट ऑफ 1857 हो गया था, जिसको हम लोग आजादी की पहली लड़ाई भी कहते हैं। अगले चैप्टर में हम उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे, बट हम जानते हैं कि 1875 में पहला फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था और एक बड़ी रिवोल्ट आपके नॉर्थ के इलाकों में हो गई थी। तो अंग्रेजों ने जब ये देखा कि ये पूरा का पूरा जो मूवमेंट है 1875 में फैल रहा है, तो इनको ये डर लगा कि कहीं ये ना हो कि 1857 रिपीट हो जाए फिर से। मतलब 1857 में जैसे वो क्रांति का आपकी पहली क्रांति हो गई थी और अंग्रेज लिटरली कुछ वक्त के लिए साफ हो गए थे नॉर्थ के इलाकों से, वैसी कहानी जो है फिर से रिपीट ना हो जाए। इनको अंग्रेज ऑफिसर्स को इस बात का डर लग रहा था, तो इन्होंने इस रिवोल्ट को दबाने के लिए अपनी तरफ से जो वो कर सकते थे वो जितना जल्दी हो सका किया। सबसे पहले तो उन्होंने ट्रूप्स को क्विकली जो है अंदर बुलाया, यानी कि आपकी जो फौजें जो यहां पे दिखाई जा रही हैं कि आपकी आर्मीज वगैरह जो हैं, इनको जितना जल्दी हो सका उतनी जल्दी इन्होंने आपका बुलाया और आपकी जो फौजें हैं वो अंदर आ गई। दूसरी चीज जो हुई कि हर एक गांव जहां पर ये सारे नाटक चल रहे थे वहां पर पुलिस चौकियां बनाई गई और लगातार गश्त वगैरह की जा रही है और सारी चीजें। 951 लोगों को अरेस्ट किया गया और इनमें से काफी सारों को कन्विक्ट किया गया। कन्विक्ट करके कईयों को गोली मार दी, कईयों को तोप से बांध के उड़ा दिया, कईयों को जेल में डाल दिया। काफी सारी चीजें जो है वो की गई हैं। 951 के आसपास जो है लोग अरेस्ट हुए थे और उसके बाद में कन्विक्शन वगैरह हुआ है। मगर इतना सब करने के बाद में भी महीनों लग गए पूरे के पूरे कंट्री साइड को फिर से आपका शांति स्थापित करने में और पूरे के पूरे कंट्री साइड में जो भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति थी उसको कंट्रोल में लाने में। अब क्योंकि इतने लंबे वक्त तक ये नाटक चला, लोग अंडशंट मारकाट हो रही है, अंडशंट वायलेंस हो रहा है, हर किसी घरों में आग लग रही है, हर किसी को शूट किया जा रहा है, कई सारे लोग कन्विक्ट हो रहे हैं, सारा तमाशा वगैरह चल रहा है और लंबे वक्त तक खिंचा एक ही पैटर्न बार 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 रिपीट हो रहा है। इसलिए 1875 12 मई की जो ये घटना है, इसको आप ये नहीं कह सकते कि ये किसी तरीके का मतलब एक छिटपुट घटना थी, आगजनी थी, बलवा था, इस तरीके की बात नहीं की जा सकती। 12 मई 1875 को जो शुरू हुआ था, अगर उसी दिन रुक जाता तो वो छिटपुट घटना होती, मगर ये क्योंकि महीनों चला और खत्म होने के बाद में भी महीनों लॉ एंड ऑर्डर नहीं आया, इसलिए इसको रिवोल्ट कहा जाता है। अब अगला, ये तो इस तरीके से तो खैर ये रिवोल्ट शुरू हुआ और खत्म हो गया। अगला सवाल जो पूछना पड़ेगा कि ये रिवोल्ट आखिर हुआ क्यों था, अब हम लोग उसके एनालिसिस वगैरह की बातचीत करेंगे। चलें जी आगे बढ़ते हैं। अब यहां से कुछ सवाल उठते हैं जो मैंने कहा कि अब रिवोल्ट तो खत्म हो गया, रिवोल्ट को दबा लिया गया, मगर क्वेश्चंस फिर उठते हैं कि सबसे पहला सवाल यही आता है कि आखिर रिवोल्ट हुआ क्यों, ये क्या वजह थी कि ये रिवोल्ट हो गया, क्या रीजंस था कि ये रिवोल्ट या फिर ये जो हालत थी इतनी ज्यादा खराब हो गई, पहली चीज। दूसरी बात कि आखिर ये बार बार जो बॉन्ड्स हैं उनको क्यों आग लगाई जा रही है, बार बार जो है बही खाते क्यों जलाए जा रहे हैं और बार बार मनी लेंडर्स वगैरह जो हैं यही खासतौर पर जो है किसानों के शोभ का या किसानों के गुस्से का ये शिकार बन रहे हैं। व्हाट डज इट टेल अबाउट, और लास्ट क्वेश्चन जो है वो है व्हाट डज इट टेल अस अबाउट डेक्कन कंट्री साइड एंड एग्रेरियन चेंजेस अंडर कॉलोनियल रूल एंड हाउ। अब ये सारा नाटक जो हुआ है इससे आखिर अपने को दक्कन के इलाकों में, डेक्कन प्लेट्यू के इलाकों में जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर उसके बारे में अपने को क्या पता चलता है, पहली चीज। दूसरा, वहां पे खेती किसानी में क्या बदलाव कॉलोनियल रूल्स के अंडर में आ रहे थे वो और किस तरीके से आ रहे थे, क्या हमें इस रिवोल्ट से इन चीजों के, इन सवालों के जवाब मिलते हैं। अब इन सवालों के जवाब हम लोग इस रिवोल्ट के एनालिसिस की मदद से हासिल करने की कोशिश करेंगे और उसी से ये जो आखिरी सवाल है कि आखिर एग्रेरियन चेंजेस, कृषि में किस तरीके के बदलाव दक्कन के ग्रामीण इलाकों में कॉलोनियल रूल के अंडर में आ रहे थे और किस तरीके से आ रहे थे, इसका आखिरी सवाल का जवाब तलाशने के लिए पहले 2 सवालों के जवाब ढूंढना पड़ेंगे और पहले 2 सवालों के जवाब ढूंढने के लिए 1875 में जो कांड हुआ था इस पर्टिकुलर रिवोल्ट को आपको स्टडी करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या था क्या नहीं था। अब इसके लिए वी हैव टू एक्सप्लोर द हिस्ट्री ऑफ 19th सेंचुरी टू गेट आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। अब बॉम्बे दक्कन में 19वीं शताब्दी की जो हिस्ट्री है उसको हम लोग एक्सप्लोर करेंगे ताकि इन सारे सवालों का जवाब हासिल कर जो हमारी मेन थीम है कि कॉलोनियलिज्म एंड कंट्री साइड, यानी कि कंट्री साइड या ग्रामीण इलाकों में किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल अफेक्ट कर रहा था, बॉम्बे दक्कन के इलाकों में उसका जवाब अब हम लोग तलाशने की कोशिश करेंगे।
अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है अ न्यू रेवेन्यू सिस्टम। तो जो सवाल हम लोगों ने अपने आप से पूछे कि रिवोल्ट क्यों हो गया, क्या फैक्टर्स थे, और इसकी मदद से जो हम लोग समझना चाहते हैं दक्कन के कंट्री साइड में आ रहे बदलावों को कॉलोनियल रूल के अंडर में, उसके लिए अब हमको फिर से लौटना पड़ेगा रेवेन्यू सिस्टम के ऊपर, और रेवेन्यू सिस्टम यहाँ पर किस तरीके का था और क्यों था उसको थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा। तो हम लोग एक मजे की बात देखते हैं कि जैसे जैसे बंगाल से आपका ब्रिटिश रूल जो है वो दूसरे पार्ट्स ऑफ इंडिया में एक्सपैंड होता है, तो वहां पर अलग अलग तरीके के रेवेन्यू सिस्टम्स जो है वो इंपोज किए जाते हैं। बंगाल में तो परमानेंट सेटलमेंट लगाया गया था, वो हम लोगों ने देख रखा है। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि बंगाल के बाद में कहीं पर शायद ही ऐसा हुआ हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने और कोई नया इलाका जीता और वहां पर परमानेंट सेटलमेंट को लागू किया हो। ऐसा कहीं और नहीं हुआ। बंगाल के अलावा आपको परमानेंट सेटलमेंट कहीं और एक्सटेंड करते हुए या फिर कहीं और लागू करते हुए नहीं दिखता। इसकी कुछ वजह है या फिर इसके कुछ रीजंस हैं, उनको पहले हम लोग देखते हैं। 1810 के बाद में एग्रीकल्चर की जो सेक्टर था, इसमें जो डिप्रेशन था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा था, और एग्रीकल्चर की जो प्राइजेस थी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की जो प्राइजेस थी वो धीरे धीरे बढ़ रही थी। मतलब किसान को अपनी उपज का थोड़ा ज्यादा पैसा मिल रहा था। 1780s या 90s के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो 1810 के बाद से आपको किसानों को अपनी जो उपज है उसका अच्छा पैसा मिलने लगा। इसके कारण हुआ यह कि अब किसानों की जो हार्वेस्ट हो रही है उसकी वैल्यू बढ़ गई। पहले अगर आपकी सारी की सारी जो फसल है, अगर लेट से 1000 रुपए में बिक रही थी, अब अगर 1500 या 1700 में जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास में ज्यादा पैसा आ रहा है। अब क्योंकि इससे हुआ ये कि बंगाल के जो जमींदार थे उनकी इनकम जो है वो काफी ज्यादा ड्रास्टिकली बढ़ गई। पहले अगर बंगालों के जमींदारों की जो इनकम थी, बंगाल के जमींदारों की इनकम लेट से अगर 10,000 रुपया हो रही थी, अब बढ़ बढ़ा के वो 15, 17, 18, 20,000 रुपए हो गई है। यानी कि उन्होंने फिर जमकर जो है इसमें से कमाना शुरू कर दिया। मगर ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्योंकि पहले ही बोल दिया था कि हम लोग अपनी रेवेन्यू की डिमांड नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि हमने परमानेंट सेटलमेंट लगा रखा है, एक बार जो डिमांड फिक्स हो गई तो हो गई, अब हम लोग अपनी रेवेन्यू की डिमांड आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो इस चक्कर में हुआ ये कि अब जो ये आपका किसान भी कमा रहा है और जमींदार भी कमा रहा है, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी कोई शेयर नहीं मांग सकती थी, कोई क्लेम नहीं मांग सकती थी, और इस चक्कर में इनकी इनकम जो है वो इंक्रीज नहीं हो सकती थी। इनकी इनकम तो फिक्स रही, मगर किसान और जमींदारों ने खूब पैसा कमाया। मतलब पहले की कहानी ये थी कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी 1000 रुपए मांग रही थी और जमींदारों की स्थिति ये थी कि 600 रुपए भी इकट्ठे नहीं हो रहे थे, तब उठा उठा के इनकी संपत्तियों का हो रहा था ऑक्शन। अब 1810 आने के बाद में अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो डिमांड है वो तो 1000 रुपए है, मगर लेट से अपन लोग मान लेते हैं कि आपका जमींदार है उसकी इनकम बढ़ के 600 से 6000 रुपए हो गई। अब 1000 रुपए जमींदार को देने में कोई इश्यूज नहीं है, बचे हुए 5000 रुपए में वो अपनी मस्त जिंदगी जी रहा है। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति वैसी थी, हाथ आया बट मुंह ना लगा। अब वो लोग देख देख के जल रहे थे और कुड़ रहे थे, और कुछ कर इसलिए नहीं सकते क्योंकि खुद ने बोल रखा था कि परमानेंट सेटलमेंट में एक बार हमने जो डिमांड कर दी उसके बाद हम इसको नहीं बढ़ा सकते। मतलब ये वांटेड का सलमान खान जो बने थे ये लोग, कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दिया तो फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता। अब उसकी कीमत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी चुका रही थी। तो यहां से जो इन्होंने अपने हाथ जलाए थे इस पर्टिकुलर चीज में, इसकी फिर इससे सबक लेते हुए इन्होंने ये डिसाइड किया कि अब बंगाल के बाद हिंदुस्तान के वो सारे इलाके जो जीते जाएंगे उनमें हम लोग अब परमानेंट सेटलमेंट की व्यवस्था तो नहीं करेंगे। क्या करेंगे वो नहीं पता, वो जगह और समय को देखकर डिसाइड करेंगे, मगर परमानेंट सेटलमेंट का जो ये नाटक है वो तो नहीं लगाएंगे, क्योंकि बिल्ली वो एक बार आपका अगर दूध से जल जाए तो छाछ भी फूक फूक के पीती है, वो वाली बात है। तो वही वाली कहानी है कि इन लोगों ने 19वीं सेंचुरी में, 19वीं सेंचुरी मतलब 1801 से लेकर 1899 या 1900 के बीच में जितने इलाकों को जीता है, उसके बाद में किसी भी जगह पे परमानेंट सेटलमेंट नहीं लगाया गया। जो या रेवेन्यू सेटलमेंट जो किए गए, आपके रेवेन्यू कलेक्ट करने के जो सिस्टम लागू किए गए, वो टेम्पररी रेवेन्यू सिस्टम थे, मतलब उनमें वक्त वक्त में बदलाव किया जा सकता था। चलें जी आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 19वीं सेंचुरी में, यानी कि 1801 से लेके 1899 के बीच में, जो भी आपकी वैसे तो 1856 के बाद में कोई और उन्होंने ज़मीन को नहीं हड़पा था, मगर 19वीं सेंचुरी में जितनी भी ज़मीनों को या जितने भी इलाकों पे उन्होंने कब्जा और किया, उनमें से किसी भी जगह पर परमानेंट सेटलमेंट लागू नहीं किया सिवाय बंगाल के। वजह यह थी कि बंगाल में आपने वांटेड का सलमान खान बनकर देख लिया था, उसके कोई फायदा नहीं हो रहे थे। आपने ये बोला था कि परमानेंट सेटलमेंट में एक बार रेवेन्यू की डिमांड फिक्स हो गई तो हो गई, मतलब आप बेसिकली ये बोल रहे थे एक बार मैंने कमिटमेंट कर दिया तो फिर मैं अपनी भी नहीं सुनूंगा। तो इसमें हुआ ये कि जब जमींदारों के बुरे दिन चल रहे थे तो जमकर एक्सप्लॉयटेशन हुआ, उनकी जमकर प्रॉपर्टियों को आपने खूब बेचा, ऑक्शन किया, सारी चीजें हुई। मगर अब जब जमींदारों के अच्छे दिन आ गए तो फिर आप कुड़ के रह गए, और आप चाहकर भी जो है वो अपना
उनसे रेवेन्यू डिमांड बढ़ा नहीं सकते थे, क्योंकि आप सलमान खान बने हुए थे वांटेड के कि एक बार कमिटमेंट कर दिया तो फिर किसी की भी नहीं सुनता। तो अब नहीं सुनोगे तो नहीं सुन सकते, जमींदार आप बढ़ाकर जो है वो रेवेन्यू मांग नहीं सकते, क्योंकि पहले ही लिख कर दे चुके हो कि हमारी जो रेवेन्यू डिमांड है वो फिक्स्ड है। नतीजे में ये हुआ कि जमींदारों ने जमकर पैसा कमाया, और जो आपकी 1790s में 1810 में जो बुरे दिन देखे थे उसका सारा जो है आपने उसका काफी हद तक जो है उन्होंने चीजों को फिर से रिवर्स कर लिया। जो पैसा वो कमा सकते थे, जो अपना नुकसान था, उसकी भरपाई उन्होंने कर ली। तो एक तो ये वजह रही जिसके कारण आपका 19th सेंचुरी में जितनी भी नई टेरिटरीज को जीता गया उनमें से किसी भी जगह पे परमानेंट सेटलमेंट नहीं लाया गया। इसके अलावा और भी फैक्टर्स थे। पहला जो दूसरे फैक्टर्स वगैरह थे उसमें यह था कि ऑफिशियल्स वगैरह या फिर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स थे, जो पॉलिसीज वगैरह बनाया करते थे, ये इनकी जो पॉलिसीज वगैरह थी, इनके टाइम पीरियड में जो इकोनॉमिक थ्योरीज वगैरह चल रही थी, जो इनसे ये फैमिलियर थे, उनके बेसिस पर बनाई जाती थी। आज की तारीख में हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज इसलिए आसानी से समझ लेते हैं क्योंकि हम लोग फैमिलियर हैं इसके साथ में। 400 साल पहले जब पर्शियन चला करती थी तो हमारी जो एंसेस्टर्स थे शायद वो पर्शियन अच्छे से समझ लिया करते होंगे, क्योंकि वो उससे फैमिलियर थे। तो इसी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पीरियड में जो भी ये पॉलिसीज वगैरह बनाई जा रही हैं सरकार के द्वारा, जो खास तौर पे आर्थिक पॉलिसीज या इकोनॉमिक पॉलिसीज जो बनाई जा रही हैं, ये उस टाइम पीरियड में जो इकोनॉमिक थ्योरीज वगैरह चलती थी, जिनके साथ में ये लोग सिमिलर थे या फैमिलियर थे, या फिर जिनको इन्होंने कॉलेज के टाइम पीरियड में पढ़ा था, उसके बेसिस पर ये लोग अपनी पॉलिसीज वगैरह बनाया करते थे। 1820s के टाइम पीरियड में इंग्लैंड में एक बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट हुआ करता था जिसका नाम था डेविड रिकार्डो। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसकी शक्ल है, ये जो प्यारा सा बच्चा खड़ा हुआ है यहाँ पे, बच्चा तो खैर नहीं है, ये प्यारे से जो अंकल यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये डेविड रिकार्डो हैं। 1820s में ये इंग्लैंड में एक बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे। इकोनॉमिस्ट का मतलब हिंदी में होता है अर्थशास्त्री, जो पूरा आपकी इकोनॉमिक्स वगैरह की थ्योरी वगैरह देते हैं ऑल दैट। तो 1820s में जो डेविड रिकार्डो थे, काफी फेमस इकोनॉमिस्ट थे, और जो यहां पर कॉलोनियल ऑफिशियल थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स वगैरह थे, इनमें से जितनों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी थी, ये सबके सब कॉलेज के दिनों में रिकार्डो के जो आइडियाज वगैरह हैं उनको पढ़कर, उनको लर्न कर उनको समझ कर आए थे। तो 1820s में इनमें से वो ऑफिसर्स वगैरह जो कॉलेज के टाइम पीरियड में रिकार्डो की थ्योरीज वगैरह पढ़कर आए थे, जब वो यहां पर रेवेन्यू की पॉलिसीज वगैरह को बना रहे थे, तो उन्होंने रेवेन्यू की पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करते वक्त रिकार्डो की कुछ थ्योरीज या रिकार्डो के कुछ आइडियाज वगैरह जो हैं उनको लागू करने की कोशिश करी, उनको जो है अप्लाई करने की कोशिश करी। परमानेंट सेटलमेंट 1790s में आ चुका था, तब तक रिकार्डो इतने फेमस नहीं थे, मगर आपका रिकार्डो के आइडियाज 1820s और उसके बाद में लगाए जा रहे हैं। तब तक रिकार्डो अच्छे खासे फेमस हो गए थे, कॉलेज में पढ़ाए जा रहे थे। ये जो लड़के बच्चे थे कॉलेज के टाइम पीरियड में, यही लोग पढ़ पढ़ के ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल बनकर आए, क्योंकि रिकार्डो की थ्योरी वो जानते थे और उन्होंने पढ़ रखा था, काफी उसको पसंद भी करते थे, एडमायर भी करते थे। फाइनली भाई लोगों ने ये सोचा कि हम लोग अब रिकार्डो की थ्योरी जो है, ये इकोनॉमिक पॉलिसीज जो हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं, रेवेन्यू पॉलिसीज जो हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं, उसमें लागू करते हैं। अब वो कैसे लागू हुई और क्या हुई, या फिर रिकार्डो की क्या थ्योरीज वगैरह थी जिनको यहां पे अप्लाई किया गया, उसके बारे में थोड़ा हम लोग अब बातचीत करेंगे। चलें जी। तो रिकार्डो साहब का कहना यह था कि एक लैंड ओनर है, अगर कोई एक जमींदार है, a landowner should have claim only on average rent that prevailed at a given time। मतलब ये कि अगर लेट से एक लैंड ओनर है और उसके अंडर में कुछ किसान वगैरह जो हैं वो अपना काम वगैरह करते हैं, अब वो इन लोगों से रेंट वगैरह कलेक्ट करने जाता है। अब लेट से कोई किसान है, वहाँ कोई किसान है उसके पास 10 एकड़ ज़मीन है, कोई किसान है उसके पास में 5 एकड़ ज़मीन है, कोई किसान है उसके पास में 6 एकड़ ज़मीन है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है। तो ऑब्वियस ही बात है, एक लॉजिक या कॉमन सेंस ये बोलता है कि 10 एकड़ वाले से जो आपका ज़मींदार है वो ज़्यादा पैसा लेगा, 8 एकड़ वाले से कम लेगा, उस 10 एकड़ वाले के कंपैरिजन में 4 एकड़ वाले से और कम लेगा एंड ऑल दैट। रिकार्डो का कहना था कि ऐसा मत करो। रिकार्डो का ये कहना था कि जितने भी आपके अलग अलग जमींदार, अलग अलग आपके किसान हैं, जिनकी अलग अलग जमीनें हैं और जिनसे अलग अलग रेवेन्यू लिया जा रहा है, इन सबसे अलग अलग रेवेन्यू इकट्ठा करने की जगह तुम एक काम करो, एक एवरेज रेवेन्यू निकाल लो, एक एवरेज रेंट निकाल लो जो तुम इन लोगों से ले रहे हो। अब आप ये करोगे कि हर एक किसान से रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसके पास क्या जमीन है क्या जमीन नहीं है, आप उससे एवरेज रेंट जो है वो कलेक्ट करोगे, और वो एवरेज रेंट से ज्यादा आप उससे नहीं ले सकते। तो रिकार्डो का पहला कहना यह था कि लैंड ओनर शुड हैव क्लेम ओनली ऑन एवरेज रेंट दैट प्रिवेल्ड एट अ गिवन टाइम। एक पर्टिकुलर वक्त पर जो एवरेज रेंट प्रिवेल करता है, ये सिर्फ उसी वो एवरेज रेंट जो है आप सिर्फ उतना ही ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। और एवरेज रेंट आप कैसे निकालोगे? एवरेज रेंट आप निकालोगे कि जमीन से कितनी उपज हो रही है एक वक्त पे। अगर नई टेक्निक्स आ जाती हैं और उससे उपज बढ़ जाती है तो ऑब्वियसली बात है, फिर आप उसके बाद एवरेज रेंट फिर से कैलकुलेट करोगे। और अगर उपज कम हो जाती है, किसी पर्टिकुलर वजह से अकाल पड़ गया 2, 4, 5 साल के लिए, तब आपको एवरेज रेंट फिर से कैलकुलेट कर कम करना पड़ेगा। मगर आप हर एक व्यक्ति से
कितनी जमीन और कितनी उपज उसके पास है, उसके बेसिस पर रेंट लेने की जगह आप ये करोगे कि आप उससे एवरेज रेंट कलेक्ट करोगे। अब होगा ये कि अगर किसी टाइम पीरियड में आपकी जो जमीन है उसने जितना एवरेज रेंट आपका पहले डिसाइड हुआ है उससे अगर वंस इन अ ब्लू मून, एक आध साल की बात मैं कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि लगातार ही होता चला जा रहा है, तब तो आपको एवरेज रेंट नए तौर पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। मगर अगर किसी साल ऐसा होता है कि आपकी उपज बहुत अच्छी होती है और एवरेज रेंट से ज्यादा जो है यील्ड आपको जमीन से मिलती है, उस केस में अब ये जो एवरेज रेंट के ऊपर जो सरप्लस इकट्ठा हुआ है इसके ऊपर स्टेट को जो है टैक्स लगाना चाहिए, इसके ऊपर स्टेट को एक्स्ट्रा पैसा लेना चाहिए। मतलब ये कि एवरेज रेंट वगैरह के बेसिस पर अगर ये डिसाइड हुआ है कि लैंड ओनर गवर्नमेंट को 100 रुपए देगा, मगर एक साल बारिश अच्छी हो गई या जो भी वजह थी, आपने अच्छे बीज बांट दिए या फिर मैन्योर वगैरह बंटवा दिया, यूरिया पोटेशियम कुछ भी बंटवा दिया, उसके नतीजे में हुआ ये कि एक साल यील्ड आपकी अच्छी हो गई, इस साल आपकी यील्ड अच्छी खासी हो गई और उसके कारण आपको पता है कि एवरेज रेंट से जितना मिलना चाहिए उससे ज्यादा उपज हुई है। तो अब ये जो एवरेज रेंट के बाद में एक्स्ट्रा उपज हुई है उसके ऊपर आपने टैक्स लगाना चाहिए और वो टैक्स जो है गवर्नमेंट के पास में आना चाहिए, ऐसा रिकार्डो का कहना था। इनका कहना यह था कि अगर ज्यादा उपज होने पर अगर आपने उस एक्स्ट्रा इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगाया तो फिर होगा ये कि जो कल्टीवेटर्स वगैरह हैं ये दे वुड लाइकली टर्न इनटू रेंटियर्स। मतलब ये कि अब कल्टीवेटर्स वगैरह क्या करेंगे, अगर वो एवरेज इनकम उनके हाथ से नहीं ली गई, एवरेज इनकम से ज्यादा जो ये कमाई कर रहे हैं अगर उनके हाथ से नहीं लिया गया, तो होगा ये कि उस एक्स्ट्रा इनकम की मदद से ये अय्याशी करने लगेंगे और ये अपनी जो जमीनें हैं वो फिर रेंट पर देते चले जाएंगे और खुद जो है अपनी तरफ से जो उनकी जो भी एक्स्ट्रा जमीनें या जागीरें हैं उसके ऊपर ये खुद अपनी तरफ से हाथ पैर नहीं मारेंगे, ये रेंटियर बन जाएंगे और ये एकदम बढ़िया जिंदगी जीने लगेंगे। इससे होगा ये कि जमीनों पर ध्यान दिया नहीं जाएगा, इनको सिर्फ आपके मुनाफे से मतलब होगा और उसके नतीजे में आपकी जो प्रोडक्टिविटी है या और वो कम होती चली जाएगी क्योंकि आप लैंड के इंप्रूवमेंट में इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे। थोड़ा सा समझना पड़ेगा इस चीज को। आपका जमींदार है, उसके पास में उसको लेट से 100 रुपए की इनकम हो रही है, एवरेज इनकम के बेसिस वगैरह के कंसेप्ट से उसको 100 रुपए की इनकम हुई, उसमें से उसने 30 रुपए जो है सरकार को दे दिया, अब 70 रुपए बच रहे हैं। अब लेट से किसी साल एवरेज इनकम के से ज्यादा उसका जो है टैक्स वगैरह कलेक्ट हो जाता है, एवरेज रेंट से ज्यादा जो है उपज होने के कारण उसको लेट से 100 की जगह 150 रुपए मिल जाते हैं। अब अगर सरकार ने 100 रुपए में से तो 30 रुपए लेने ही लेने, मगर ये 50 रुपए पे अगर टैक्स नहीं लगाया और ये 50 रुपए पूरे के पूरे आपके जमींदार के पास गए तो वो 50 रुपए से मजे मारेगा। इससे होगा ये कि अब उसकी जिंदगी मस्त चल रही है। अब उसकी कोशिश ये रहेगी कि अपना जो ये टैक्स कलेक्शन है उसको बढ़ाने के लिए मैं काम करता हूं, अपनी जो मेरी जागीरें हैं जिसपे मैं खुद भी खेती करता हूं मैं वो भी निकाल देता हूं, दूसरे किसानों को दे देता हूं, ये लोग खेती करें और उसमें से मुझे बस ये जो उपज बढ़ती चली जाए और पैसा मिलता चला जाए तो मैं उससे मजे करूंगा जिंदगी में और मुझे खेती किसानी करने की जरूरत नहीं। अब वो सिर्फ इसी चीज में इंटरेस्टेड रहेगा कि उसके पास में पैसा आता जाए आता जाए आता जाए, वो इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं रहेगा कि जमीन की प्रोडक्टिविटी को और कैसे बढ़ाया जाए और इंप्रूवमेंट वगैरह जो है लैंड में और ज्यादा कैसे किया जाए। मतलब आपके रिफॉर्म्स जो हैं वो रुक जाएंगे। ये सारी बातें रिकार्डो का ये सारी का मानना था, ये सारी चीजें हो सकती हैं। अब आपके जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उनका कहना यह था कि बंगाल में जो सारे कांड हुए हैं, बंगाल में जो सारे नाटक हुए हैं, उससे आपके रिकार्डो की जो थ्योरी है वो कंफर्म होती है क्योंकि काफी सारे जमींदार जो थे वो रेंटियर्स में कन्वर्ट हो गए थे, अपनी जमीनें जो हैं वो दूसरों को दे देते थे लीज पर और खुद बैठ जाते थे और रेंटल इनकम पर जो है जिंदगी काटने लगते थे। गांव छोड़ छोड़ के आपके शहर में आ गए, बड़ी बड़ी कोठियां बना ली, कभी वो जग मारने के लिए एक आध बार जो है मुंह उठा के चले जाते थे गांव में, नहीं तो जा भी नहीं रहे। गांव में कुछ हो रहा है, किसान सिर्फ अपना पेट पाल रहा है और उसके बाद में जो है उसे भी मतलब नहीं है। इस चक्कर में हुआ यह कि आपका पूरा एग्रीकल्चर का जो है बट्टा बैठ गया और पूरी की पूरी आपकी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी 1790s में और 1810 में कोलैप्स कर गई थी। उसके कारण में फिर कंपनी वगैरह ने जो है बहुत नुकसान उठाया और बाकी सारी जो हरकतें जमींदारों ने करी अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए वो सब हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ ही चुके हैं। तो यहां से अब ये बात समझ में आ गई अंग्रेजों को कि परमानेंट सेटलमेंट तो नहीं चल सकता, जो नए इलाके हैं वहां पर अब हमको कोई डिफरेंट सिस्टम, कोई दूसरा सिस्टम लागू करना पड़ेगा। अब वो क्या सिस्टम था उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो जो नया रेवेन्यू सिस्टम ये लोग लेकर आए दूसरे इलाकों में, इसको क्या बोला गया है? स्पेसिफिकली बॉम्बे दक्कन की अगर बात की जाए, जो बॉम्बे डेक्कन का इलाका था या फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी का वो इलाका जो डेक्कन प्लेट्यू में आता था, जब ये सारा इलाका इनके कंट्रोल में आ गया उसके बाद में यहां पर जो रेवेन्यू सिस्टम ये लोग लेकर आए थे उसका नाम था रायोतवारी सेटलमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बंगाल में जो सिस्टम आया उसे क्या बोला गया है? परमानेंट सेटलमेंट। मगर यहां पर जो सिस्टम आया है उसको क्या बोला गया है? उसको बोला गया है रायोतवारी सेटलमेंट। इसमें यह हुआ कि जैसे बंगाल में आपने ये बोला था कि एक बार आपने कमिटमेंट कर दिया तो कर दिया, अब आप पीछे नहीं हटोगे उससे, और एक बार रेवेन्यू अगर फिक्स हो गया तो हो गया, अब आप उसमें बढ़ाओगे या घटाओगे नहीं कुछ भी। उस तरीके की चीजें आपने यहां पर नहीं करी आपने। और इस बार जो है आप जमींदार
जमींदारों को बीच में लेकर नहीं आया। इस बार आपने ये किया कि रेवेन्यू वगैरह जो है आपने डायरेक्टली किसानों के साथ में सेटल डाउन किया। आपने ये बोला कि किसानों के कौन कौन से किसानों की जो कितनी कितनी जमीन है आपने वो देख ली, और कौन कौन सी अलग अलग किस्म की मिट्टियां आपने वो देख ली। अब अलग अलग किस्म की मिट्टियों से जो उपज हो रही है उसके बेसिस पर आपने किसानों की एवरेज इनकम जो है उसको एस्टिमेट किया, पहली चीज। उसके बाद आपने किसान की परिस्थिति देखी कि इसके पास में जमीन कितनी क्या है, 2 एकड़ है, 10 एकड़ है, 200 एकड़ है। उसके बेसिस पर इसकी रेवेन्यू पेइंग कैपेसिटी कितनी है आपने उसको एसेस किया। दो चीजें आप यहां पे देखकर चल रहे हो। पहला क्या कर रहे हो, आपने ये देखा कि किसान जहां पर ये अपना हल चला रहा है, जो जमीन को जोत रहा है, वो जमीन किस तरीके की है, उसमें जो सॉइल वगैरह है वो मिट्टी कैसी है, लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है, किस तरीके की मिट्टी है, क्योंकि अलग अलग मिट्टियों की अलग अलग उपज होती है, एक चीज। दूसरा आपने ये देखा कि सामने वाला जो किसान है उसके पास जमीन कितनी है और उसके बेसिस पर उसकी रेवेन्यू पेइंग कैपेसिटी कितनी बनेगी। तो इन दोनों बातों के बेसिस पर आपने फिर ये बोला कि जितनी इसकी इनकम होती है उसका एक प्रपोर्शन जो है आप स्टेट को जो रेवेन्यू उसको देना है उसके बेसिस पे फिक्स कर दो। आपकी लेट से 100 रुपए की इनकम है तो उसका एक तिहाई हमारा होगा या एक चौथाई हमारा होगा या आधा हमारा होगा, जो भी है। इस तरीके से आपकी एक पर्टिकुलर जो इनकम है वो फिक्स कर दी गई, एक प्रोपोर्शन जो है आपकी इनकम के शेयर का वो फिक्स कर दिया गया। साथ ही साथ अब आपने ये बोल दिया कि आपकी जो जमीन है उसको हर 30-30 साल में उसका रीसर्वे होगा, और रीसर्वे होने के बाद में रेवेन्यू के जो रेट्स हैं उनको धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। अगर आपकी उपज बढ़ गई होगी, आपकी उस वक्त की परिस्थितियां ठीक चल रही होंगी, तो फिर उसके बाद में किया ये जाएगा, आपकी जो रेवेन्यू की के रेट्स हैं उनको हम लोग इंक्रीज कर देंगे। हर 30-30 साल में हम लोग इस तरीके से अपना रेवेन्यू सेटलमेंट वगैरह को कह सकते हैं कि रिवाइज करते चले जाएंगे। तो यहां से एक बात क्लियर हो गई कि जो रेवेन्यू का डिमांड थी, रेवेन्यू का जो सेटलमेंट था वो परमानेंट नहीं था। वो कैसा था, उस पर्टिकुलर सिस्टम को बोला गया रायतवारी सिस्टम। ये अपने को याद रखना है, क्योंकि 3 तरीके के सिस्टम्स आए थे। एक जमींदारी सिस्टम आया था, एक रायतवारी सिस्टम आया था, एक महलवारी सिस्टम आया था। उसके बारे में भी बातचीत करेंगे सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में, मगर ये अपने को समझना पड़ेगा ये जो रायतवारी सिस्टम आया है ये कहां पर आया है। ये पश्चिम बंगाल या ईस्ट के इंडिया के इलाकों में नहीं आया है। ये कहां पर आया है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में या डेक्कन के इलाकों में आपने रायतवारी सिस्टम लागू किया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जमींदारी सिस्टम कहां लागू हुआ था, जमींदारी सिस्टम लागू हुआ था बंगाल और इसके सारे इलाकों में। एक छोटा सा होमवर्क आपको दे रहा हूं, आप लोग मुझे ये पता करके बताइएगा, कमेंट्स वगैरह में बताइएगा कि महलवाड़ी सिस्टम जो है वो कहां कहां पे लागू हुआ था। अगर नहीं पता चले तो वो भी आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा, तो मैं उसका भी आपको जवाब दे दूंगा। मगर एक मैं आप लोगों के लिए छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं कि आप लोग मुझे पता करके बताइए कि महलवाड़ी सिस्टम जो है ये कहां पर स्टैब्लिश किया गया था। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो है रेवेन्यू डिमांड एंड पीजेंट डेप्ट, यानी कि जो स्टेट की आपके टैक्स की डिमांड थी वो, और अकॉर्डिंगली किस तरीके से जो आपके किसान था उसका कर्जा बढ़ता चला गया। अब इनके बीच में क्या को रिलेशनशिप है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से स्टेट की रेवेन्यू डिमांड और जो आपके किसानों का डेप्ट है, पीजेंट्स का जो डेप्ट है, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप था और किस तरीके से एक के बढ़ने के कारण दूसरा बढ़ा और किसानों की परिस्थितियां खराब हुई, जिसके चलते फिर अल्टीमेटली डेक्कन में 1875 में रायट्स हुए थे। तो जैसा कि हम लोगों ने देख लिया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट लागू कर कर अपने हाथ जला चुकी थी, और उसके बाद उनको समझ में आ गया था कि ये मेथड काम का नहीं है। तो उसके बाद फिर जहाँ जहाँ पे वो लोग गए और जिन इलाकों पर उन्होंने फिर 19वीं सेंचुरी में कब्जा किया है, वहाँ पर उन्होंने फिर कहीं पे भी आपका परमानेंट सेटलमेंट लागू नहीं किया था। वहाँ पर वो लोग लेकर आए थे आपके टेम्पररी सेटलमेंट्स। तो इसी तरीके का जो टेम्पररी सेटलमेंट जो था, इसमें वो टाइम टू टाइम आपके रेवेन्यू वगैरह जो थे उनकी डिमांड्स को बढ़ाते रहते थे। तो इसी तरीके का जो पहला रेवेन्यू सेटलमेंट था जो बॉम्बे दक्कन के इलाके में लागू किया गया या इंट्रोड्यूस किया गया, वो किया गया था 1820s के टाइम पीरियड में। अब इसमें जो रेवेन्यू की डिमांड, हम लोगों ने देख लिया था कि सारे सिस्टम को रायतवारी सिस्टम बोला गया है और किसानों के साथ में आपने डायरेक्ट सेटलमेंट कर लिया और हर एक इंडिविजुअल किसान को बता दिया है कि आपने भैया इतना 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 जो है हमको साल के साल में पेमेंट करना है। जमींदार को आपने इक्वेशन से आउट कर दिया। मगर ये जो रेवेन्यू सेटलमेंट लाया गया था, ये इसमें रेवेन्यू की डिमांड या फिर टैक्स इतना ज्यादा हाई था। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसमें टैक्स इतना ज्यादा हाई रखा गया था कि कई जगहों पर किसान जो है वो अपने गांव छोड़ छोड़ के भाग गए और दूसरे इलाकों में जाके सेटल हो गए। मतलब इसको आप समझना पड़ेगा, किसान एक चीज जिस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, नहीं करना चाहता, वो है उसकी अपनी जमीन, क्योंकि उसके अलावा उसके पास और कोई तरीका नहीं होता खाने कमाने का। अब अगर आपने उसके ऊपर इतना ज़्यादा टैक्स लगा रखा है कि वो अपनी ज़मीन छोड़ कर भाग रहा है, वो अपने गांव के गांव जो है खाली करके किसी और जगह जाके सेटल हो रहा है। अब जिस जगह पर जाएगा वहाँ पर ज़मीन तो उसको मिलेगी नहीं, वहाँ पर अब वो कोई खेती करेगा किसी के उसमें जाकर, किसी दूसरे की जो है ज़मीन में जाकर वो खेती वगैरह करेगा या फिर मजदूर बन के रहेगा या जो भी है। कुल मिला के वो अपनी ज़मीन छोड़ के अगर गाँव छोड़ के भाग रहे हैं, तो फिर आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी भयावह रही होगी और कितना ज़्यादा मात्रा में इन्होंने इसके ऊपर टैक्स लगाया था।
ये प्रॉब्लम उन इलाकों में और ज्यादा सीरियस थी जहां पर या तो मिट्टी में बहुत ज्यादा उर्वरा क्षमता नहीं थी, या तो मिट्टी उतनी ज्यादा उर्वरक नहीं थी और फसल वैसी अच्छी नहीं होती थी, या फिर अगर वहां पर मॉनसून वगैरह जो है वो या फेल हो रहे थे, या रेनफॉल्स वगैरह में फ्लक्चुएशन था, कभी बहुत बारिश हो जा रही थी, कभी कम बारिश हो रही थी। नतीजा यह पड़ रहा था कि उपज वगैरह या तो वैसी अच्छी नहीं होती थी अगर आपकी सॉइल उतनी अच्छी नहीं है, और उस पर अगर आपका फ्लक्चुएशन हो गया, रेनफॉल्स में मॉनसून फेल हो गया, तो और ज्यादा आपकी फसल खराब होती थी। इसके चक्कर में आपको जो रेवेन्यू डिमांड कही गई है, आप उसको शायद आधा भी पे करने की स्थिति में नहीं रहते थे। तो चक्कर इस कारण हो ही रहा था, इस चक्करों में आपके गांव किसान जो थे वो गांव के गांव छोड़ छोड़ के भाग रहे थे। इनफैक्ट जब आपके मॉनसून फेल होते थे और हार्वेस्ट पुअर होता था, तो किसानों के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता था रेवेन्यू पे करना। जमींदारों के साथ जब तक जमींदारी सिस्टम चला, क्योंकि उनके पास में पैसा वगैरह होता था, तो अगर कभी लेट से मानसून नहीं भी अगर आया या फिर फेल हो गया या बारिश वगैरह उतनी ज़्यादा नहीं चली, तो नतीजा ये है कि आपके पास जो पैसा वगैरह पे करना है वो जमींदार को पे करना है। जमींदार जो है उसके पास में पहले से काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी और ऐसे वेल्थ होती है, तो अगर एक आध साल फसल अच्छी नहीं भी आई तो वो कम से कम इस क्षमता में होता था कि अगर पूरा नहीं तो रेवेन्यू का एक ठीक ठाक बड़ा हिस्सा जो है वो पे कर सकता था। किसानों की स्थिति ये थी कि हैंड टू माउथ वो अपनी जिंदगी काट रहे थे, बस किसी तरीके से उनका पेट पल जाए इतनी उनके पास में कमाई होती थी। अब अगर ऐसी परिस्थितियों में एकमात्र जो स्रोत है वो कमाने का और वो है आपकी खेती, और उसमें भी अगर इस तरीके से अगर आपका मानसून फेल हो गया, अगर हार्वेस्ट वगैरह कम आई, तब तो ये स्थिति है कि छोड़ छाड़ के भाग रहे हो। मगर जब अगर पूरी तरीके से आपका मानसून फेल हो गया और एक दाना नहीं हो रहा अनाज का अगर खेत में, तो फिर उसी परिस्थिति में तो आप किसी हालत में जो है रेवेन्यू वगैरह पे करने की स्थिति में थे नहीं। तो ये परिस्थितियां बॉम्बे दक्कन के इलाकों में जनरली 1820s में जब आपका पहला रेवेन्यू सेटलमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर आई, उसके बाद में कई बार बन जाती थी। अब यहाँ इतनी बुरी स्थिति में जब आपकी कंपनी के ऑफिसर्स को कंसिडरेट होना चाहिए था, जब उनको थोड़ा सा नर्म हृदय दिखाना चाहिए था, इसकी जगह वो क्या कर रहे थे हम वो देखते हैं। तो वो जो कलेक्टर्स थे जिनको इंचार्ज दिया गया था कि भैया तुम्हें रेवेन्यू कलेक्शन करना है, अब उन्होंने इसके पहले जो ये सारी चीज़ें हो रही हैं कि अगर आपका मॉनसून फेल हो गया तो ये लोग किसी हालत में पैसे नहीं दे पाएंगे, फ्लक्चुएटिंग रेनफॉल्स हैं या फिर पुअर सॉइल्स हैं तो इनकी परिस्थितियां खराब हैं, और ये बार बार अपने गाँव छोड़ छोड़ के भाग जाते हैं, अपनी ज़मीनें जिन पर इतने साल पता नहीं कितनी जनरेशन से ये खेतियाँ कर रहे हैं वो छोड़ छोड़ के भाग जा रहे हैं। इन सारे फैक्टर्स को अगर देखा जाता तो कलेक्टर्स को या जो आपके रेवेन्यू कलेक्टर्स थे उनको सोचना चाहिए था, उनको थोड़ा सा नर्म हृदय दिखाना चाहिए था। मगर भाई लोगों ने किया ये, अपने जो ऊपर के सुपीरियर्स थे शायद उनको खुश करने के लिए या फिर पता नहीं किस चक्कर में, इन्होंने पूरे तरीके जितने एक्सट्रीम सीवियरिटी के तक के जो तरीके लगाए जा सकते थे पेमेंट एक्सट्रैक्ट करने के लिए वो लगा डाले। मतलब ये कि हर वो तरीका साम दाम दंड भेद जो जो किया जा सकता था रेवेन्यू कलेक्शन करने के लिए सब कुछ जो है कर डाला। कई बार अब जब अगर किसी व्यक्ति की स्थिति ये होती थी कि वो अपना पेमेंट वगैरह नहीं कर पाता था, तो उस कंडीशन में उसने जो क्रॉप्स वगैरह उगाए हैं वो सारे के सारे सीज कर लिए जाते थे, उनको जब्त कर लिया जाता था और पूरे के पूरे गांव के ऊपर जो है फाइन लगाया जाता था। तो जो मैं कह रहा था आपसे कि गांव के गांव जो है खाली हो रहे थे, उसकी एक वजह यह भी थी, एक आदमी भी अगर जो है अपने फाइन वगैरह पे करने में कामयाब नहीं हो रहा है तो फिर उसकी जो संपत्ति है वो तो खैर सीज होगी वो जो भी होना है उसके साथ में, मगर पूरा का पूरा जो है गांव उसका दंड भुगतेगा। इस तरीके की चीजें हमारे अंग्रेज बहादुर या ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बॉम्बे डेक्कन के इलाकों में कर रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं। 1830s आते आते सिचुएशंस जो हैं और ज्यादा खराब हो गई, डिप्रेशन वगैरह की स्थिति बनना शुरू हुई, तो इससे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की जो कीमत थी अब और ज्यादा गिर गई। तो अगर पहले मार्केट में किसान को अपनी उपज के 500 रुपए मिल रहे थे, तो पता चला कि अब सिर्फ 350 रुपए उनको मिल रहा है। मतलब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो है उसकी कीमत काफी ज्यादा गिर गई। और 1830s में जब ये कीमत गिरी तो उसके बाद लगभग 15 साल तक, एक डिकेड एंड हाफ का मतलब लगभग 15 साल तक जो है ये रिकवर नहीं हो पाई, आपकी स्थिति जो है ये बनी रही। ये यहां पर जो परिस्थितियां थी वो खराब हो गई। तो नतीजा ये निकला कि आपके जो पीजेंट्स की इनकम थी जो पहले से ही कम थी, उसमें और ज्यादा फर्दर आपको डिक्लाइन देखने के लिए मिलता है और ज्यादा जो है इसमें कमी देखने के लिए मिलती है। अब अगर इतना ही सब जो है वो काफी नहीं था, तो इसके ऊपर ईश्वर ने एक परीक्षा और ली। 1832 से 1834 के बीच में अकाल पड़ गया और स्थिति यहां पे बहुत बुरी तरीके से और भयानक रूप से खराब हो गई। बहुत डिवास्टेटिंग अकाल पड़ गया, बहुत जबरदस्त फेमाइन आया और इसका नतीजा बॉम्बे डेक्कन ने एक बहुत बड़ी कीमत देकर चुकाया। वो क्या थी वो मैं भी आपको बताऊंगा। मगर इन सारी परिस्थितियों में जब आपके पास पहली बहुत बुरी स्थिति में आप हैं, अगर अकाल पड़ जाए तो ये वही वाली बात हो जाती है कि आपको एक
कह सकते हैं कि आपको एक चोट लग गई है और उस चोट में या फिर आपको अगर खुजली हो रही है तो खुजली के ऊपर आपको कोड़ हो गया है, इस तरीके की परिस्थिति वगैरह। तो अब ये जो भयानक अकाल पड़ा, इसका नतीजा ये निकला 1830 टू 34 के बीच में कि उस वक्त दक्कन के इलाकों में जितनी भी आपकी कैटल वगैरह हुआ करती थी, जितने भी आपके ये कृषि उपयोगी पशु वगैरह हुआ करते थे, उसमें से 1/3 के करीब मर गए। और जो जितनी जनसंख्या थी, मनुष्यों की जो ह्यूमन पॉपुलेशन थी दक्कन में, आधे से ज्यादा साफ हो गई। यानी कि अगर 1 करोड़ लोग वहां पर रहते थे तो 50 लाख के करीब मारे गए। इस तरीके की जो है स्थितियां वगैरह बन गई। इतना जबरदस्त फेमाइन यहां पर आया। अब जो थोड़े बहुत लोग बच गए थे, उनके पास अपने आप को पालने के लिए भी जो है कह सकते हैं कि अनाज वगैरह नहीं था, और कंपनी वाले लगे हुए थे कि भैया तुम्हारा टैक्स इस साल का इतना हो रहा है, इस साल का इतना हो रहा है। तो अनपेड बैलेंसेस जो थे रेवेन्यू के, वो माउंट करते चले जा रहे थे, माउंट करते चले जा रहे थे, करते चले जा रहे थे। अब ये जो तस्वीरें वगैरह हैं, ये बता रही हैं कि अकाल कितना ज्यादा भयावह आया था और कितनी भयानक स्थिति हो गई थी। अब ये जो लगभग आपके नरकंकालों जैसी स्थितियों में लोग आ गए हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि खाने को नहीं है, ये बता रहा है कि हिंदुस्तान ने कितने बुरे दिन 1830s में, 40s में, 50s में देखे थे। चले आगे बढ़ते हैं। और मजे की बात यह है कि औरंगजेब के टाइम पे चाहे कितनी भी लाख बुरी चीजें हुई हों, हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनकर आया था। 1608-7 में जब इसकी मृत्यु हुई है, उसके पहले अगर हम लोग देख लें 1580s 90s में इंडिया जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया था, चाइना को पीछे कर 1600 से 1700, 1700 से अब 1820, 1830 चल रहा है। और हमारी ये स्थिति हो गई है कि हमारे पास अब खाने के लिए नहीं बचा, हमारे लोगों की ये हालत हो रही है। फेमाइन्स वगैरह पड़ने पर इस तरीके की परिस्थितियां बन रही हैं। चलें आगे बढ़ें। तो ये जो अनपेड रेवेन्यू वगैरह है, ये माउंट करता चला गया, माउंट करता चला गया। अब इस क्राइसिस को फेस करने के लिए किसानों के पास में और कोई ऑप्शन ही नहीं था सिवाय कर्जा लेने के या बोरोइंग करने के। उनको कहीं ना कहीं से अब लोन लेना ही था। अगर लोन नहीं लेते, अगर वो लोन नहीं चुकाते इसका, तो फिर वो किसी हालत में ये पेमेंट वगैरह कर ही नहीं सकते थे। इनफैक्ट जब भी कभी रेवेन्यू आपको पे करना होता था, इसके पहले की भी जो स्थितियां थी, तो अकाल की बातचीत हो रही है, मगर अकाल के पहले भी अगर जो नॉर्मल परिस्थितियों में भी आपको अगर रेवेन्यू पे करना था किसानों को, तो उसके लिए आपको लोन लेना ही पड़ता था मनी लेंडर वगैरह से। उसके बिना आप कभी अपना पूरा रेवेन्यू वगैरह जो है पे कर ही नहीं सकते थे। अगर लेट से 100 रुपए का आपको रेवेन्यू पे करना है, तो 50-60 रुपए की व्यवस्था आपने कर ली फसल से, वो 30-40 रुपए जिसके बिना अंग्रेज बहादुर मानेगा नहीं, वो लेने के लिए आपको मनी लेंडर के पास जाना ही पड़ता था। वो दूसरी बात है कि आप जैसे तैसे थोड़ा बहुत कर करा के चुका देते थे उसको, मगर ये एक परिस्थिति बन गई थी कि अपना रेवेन्यू पे करना, तो उसके लिए थोड़ी बहुत मात्रा में मनी लेंडर से लोन लिया ही जाता था। मगर अब जो क्राइसिस ऐसा आ गया कि एक फूटी कौड़ी आपके हाथ में नहीं है, ऐसी परिस्थितियों में अगर आपने रेवेन्यू पे करना है तो फिर और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता आपके पास में लोन लेने के। मगर अब दिक्कत यह हो जाती थी कि एक बार अगर आपने लोन ले लिया, इस तरीके के लोन्स जनरली अगर आपने ले लिए, तो फिर किसानों के सामने, रायोट्स के सामने दिक्कत ये थी कि इनको वापस कैसे किया जाए। कई बार आपके जो डेब्ट्स जो थे वो अगर अनपेड रह जाते थे, आपने अंग्रेज बहादुर का कर्जा तो चुका दिया जो उनको टैक्स वगैरह देना था, डेब्ट वगैरह लेके, छोटा मोटा डेब्ट अगर मनी लेंडर के साथ में है तो एक साल आपने पे कर दिया, अगले साल आपको फिर जाना है, उसके अगले साल फिर जाना है। तो ये जो बात लिखी गई है कि एक बार अगर लोन ले लिया तो फिर उसके बाद में उसको पे कर पाना मुश्किल था। और अगर ये एक बार अगर आपने लोन ले लिया और उसके बाद में जैसे तैसे अगर आपने एक छोटा मोटा लोन लेके पे कर भी दिया, तो उसके बाद में जो मनी लेंडर के ऊपर डिपेंडेंस बनता था, जो एक साइकिल बन जाता था, वो टूटता ही नहीं था। तो जब डेब्ट आपका अनपेड रहता था और लोन्स आपके बढ़ते चले जाते थे, तो पीजेंट्स की जो थी, किसानों की मनी लेंडर्स के ऊपर में डिपेंडेंस बढ़ती चली जा रही थी। 1840s आते आते चीजें और ज्यादा खराब होती चली गई। लोगों की यह हालत आ गई कि डे टू डे आपको अगर अपनी डे टू डे एक्टिविटीज के लिए भी अगर कुछ चीजों की जरूरत है, तो वो खरीदने तक के लिए जो है आपको लोन लेने की जरूरत पड़ रही थी। अब इस टाइम पीरियड में ऑफिशियल्स ने जब पूरा आपका इन्वेस्टिगेशन वगैरह किया बाद में बैठ के कि क्या नाटक था जिसके कारण रायोट्स हो गए इतने बड़े लेवल पर, तो उन पूरे के पूरे डेक्कन की रिवोल्ट को जब स्टडी किया तब ऑफिशियल्स को एक बात समझ में आई, इस टाइम पीरियड के लिए खास तौर पर बात समझ में आई कि जहां देखा आपने बॉम्बे डेक्कन के जिस इलाके में देखा, वहां पर किसानों की एक प्रॉब्लम अलार्मिंग लेवल पर निकल कर आ रही थी। और वो ये थी कि इंडेप्टनेस जो थी वो बहुत ज्यादा थी। यानी हर जगह आपका जो किसान था वो कर्जे में डूबा हुआ था और बहुत बुरी परिस्थितियों में, बहुत आप कह सकते हैं कि चैलेंजिंग कंडीशंस में, अमानवीय परिस्थितियों में वो जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहा था। चले आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि मैंने कहा कि 1830s के बाद में एकदम से आपके जो दाम थे वो काफी ज्यादा गिरते चले गए और लगभग 15 सालों तक आपके जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस थी उसके दाम वगैरह किसी हालत में नहीं उठे। मगर 1840s मिड यानी कि 1845 के बाद से थोड़ा बहुत आपको इकोनॉमिक रिकवरी के साइन वगैरह दिखने लगे। अंग्रेजों ने भी 1820 में जब अपना रेवेन्यू सेटलमेंट वो लोग लेकर आए थे और उसके जो नतीजे उन्होंने देखे 1845 आते आते, उनको भी समझ में आ गया कि ये रेवेन्यू सेटलमेंट हम लोगों ने लागू कर बहुत गलती करी है, हमको थोड़ा सा इसमें फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा।
हमको अब ये बहुत ज़्यादा हार्श तरीके से जो है हम लोग इनसे टैक्स वगैरह नहीं वसूल सकते, नहीं तो फिर हमारे लिए जो है गुडविल वगैरह यहाँ पे खराब हो रही है और लोगों की देने की स्थिति भी यहाँ पर है नहीं। तो अंग्रेज ऑफिसर्स ने रियलाइज किया इस बात को कि सेटलमेंट जो लागू किए गए थे 1820s में वो हार्श थे, और इनके चक्कर में आपकी जो पीजेंट इकोनॉमी है, जो एग्रीकल्चर की इकोनॉमी है, वो कोलैप्स की स्थिति तक चली गई थी। लोगों ने मतलब एकदम डिस्ट्रक्शन की स्थिति तक जो है ये आपका सेटलमेंट का सिस्टम वगैरह, प्रीजेंट इकोनॉमी या फिर जो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है ग्रामीण क्षेत्रों की, उसको लेकर चला गया था। अब इन्होंने फिर यह किया कि जो रेवेन्यू की डिमांड थी उसको मॉडरेट कर दिया, यानी कि रेवेन्यू की डिमांड को थोड़ा सा कम कर दिया, और आपके जो पीजेंट्स वगैरह थे इनको इंकरेज किया कि वो अपना कल्टीवेशन वगैरह जो है उसको एक्सपैंड करें, यानी कि जितना इलाके में खेती वगैरह कर रहे हैं उतने इलाकों में तो करें ही करें, इसके अलावा और ज्यादा जो जमीन है उसको कृषि योग्य बनाएं, या फिर और ज्यादा जमीन जो है उसके ऊपर वो कल्टीवेशन वगैरह कर किसी तरीके से अपना एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस वगैरह बढ़ाएं। इस चक्कर में इन लोगों ने अपनी रेवेन्यू की डिमांड 1845 आते आते मॉडरेट कर दी, बहुत कम भी नहीं करी, मगर हाँ बहुत जो भयानक रूप से बढ़ा रखी थी, जो हाई लेवल तक कर रखी थी, उसको थोड़ा सा कम इन लोगों ने किया। 1845 के बाद में एग्रीकल्चर के जो प्राइसेस वगैरह हैं वो रिकवर करने लगे, यानी कि अब आपकी अगर पहले आपको अपनी उपज के 500 रुपए मिल रहे थे, तो 1845 के 1830s के बाद से ये स्थिति हो गई थी कि 350 रुपए ही मिल रहे थे, मगर बढ़ते 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 आप फिर से अपनी पुरानी स्थिति की तरफ, और इनफैक्ट इससे भी थोड़ा ठीक स्थिति की तरफ, आगे की तरफ बढ़ने लगे। अब आपको आपकी उपज की थोड़ी ठीक ठाक कीमत जो है देखने को मिलने लगी। तो 1845 आते आते एग्रीकल्चर के जो प्राइसेस वगैरह हैं वो रिकवर करने लगे। कल्टिवेटर्स नाउ स्टार्टेड इंक्रीजिंग द एरिया अंडर कल्टीवेशन। तो जैसा कि अंग्रेजों ने किया था कि अपने दाम वगैरह कम की, अपनी जो रेवेन्यू डिमांड थी उसको कम किया, और लोगों को इंकरेज किया था कि अपना कल्टीवेशन का एरिया वगैरह बढ़ाओ। उस चक्कर में हुआ यह कि जो आपके किसान थे या जो कल्टीवेटर्स वगैरह थे, धीरे धीरे वो एरिया जिसके ऊपर वो कृषि किया करते थे, उस एरिया को वो लोग बढ़ाने लगे, और ज्यादा मात्रा में बड़ी बड़ी फील्ड्स वगैरह को वो अपने कल्टीवेशन के अंडर में लेकर आने लगे। अब अगर आपने ज्यादा बड़े इलाके में कृषि करनी है, अगर आप लेट से अभी 10 एकड़ का खेत जोत रहे हैं और आपको 10 एकड़ की जगह 15 एकड़ या 18 एकड़ का खेत जोतना है, तो दो तीन चीजें ज्यादा लगेंगी। पहला तो ये आपको ज्यादा लेबर करना पड़ेगा, आपको अपनी तरफ से ज्यादा श्रम करना पड़ेगा। दूसरा ये आपको ज्यादा मात्रा में बीज की जरूरत पड़ेगी। तीसरा आपको ज्यादा मात्रा में खाद की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा मात्रा में आपको हल की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा मात्रा में आपको कैटल वगैरह की जरूरत पड़ेगी, पशुओं की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उस वक्त ट्रैक्टर तो हुआ नहीं करते थे। तो अब ये सारी चीजें जो हैं आपको लाना पड़ेंगी। तो इसके लिए तो कुल मिलाकर अपने को ये बात समझ में आने लगी कि कल्टीवेटर्स वगैरह जो थे, जैसे जैसे इन्होंने अपना ये एरिया अंडर कल्टीवेशन बढ़ाया, इसके लिए इनको जरूरत पड़ी और ज्यादा हलों की, प्लॉस की, और ज्यादा कैटल्स की। कैटल्स यानी कि और ज्यादा आपके जो पशु वगैरह है जो एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होते हैं, बैल हो गए, गाय हो गए, इन सब की। इसके लिए अब जरूरत थी पैसे की, और साथ ही साथ आपको अगर फसल लगानी है तो उसके लिए भी आपको सीड्स वगैरह चाहिए हैं। और अगर आप चाहते हैं आपका कल्टीवेशन का एरिया बढ़े, और अभी आपके पास 10 एकड़ का खेत है, तो आपको और ज्यादा जमीन खरीदना पड़ेगी। तो सीड्स हो गए, जमीन हो गए, प्लॉ हो गए, कैटल्स हो गए, इन सब चीजों के लिए आपको पड़ेगी जरूरत पैसे की। और पैसे के लिए फिर से आपको अब एक बार मनी लेंडर्स के पास में जाना पड़ेगा लोन्स वगैरह लेने के लिए, क्योंकि मनी लेंडर्स के अलावा कोई और यहां पर आपको लोन वगैरह देगा नहीं। तो यहां से इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपकी परिस्थितियां थोड़ी बहुत ठीक हो रही हैं एग्रीकल्चर में, मगर आपने जो लोन्स वगैरह लिए हैं, या फिर जो मनी, और उसके चक्कर में जो आप मनी लेंडर्स के चक्कर में फंस गए थे और वो साइकिल टूट ही नहीं रहा था, वो तब की परिस्थितियां थी जब आपकी स्थिति ठीक नहीं थी। अब यहां पर जब परिस्थितियां ठीक हो गई हैं, तब भी आप मनी लेंडर्स के चंगुल में फंसेंगे, और फिर किस तरीके से वो आपको आगे उसके क्या कंसिक्वेंसेस होंगे वो हम लोग आगे देखेंगे। मगर यहां से समझने वाली बात जो है निकल कर आई वो ये है कि जब बुरी परिस्थितियां हैं तब भी मनी लेंडर के चक्कर में आप फंसे हुए हैं, उसकी साइकिल में से आप निकल नहीं पा रहे हैं डेब्ट वगैरह की, और जब परिस्थितियां ठीक होती हैं और आप अपने आप को इंप्रूव करना चाहते हैं, तब भी मनी लेंडर इक्वेशन में आ जाता है। और इधर वे मनी लेंडर जो है यहां से सबसे ज्यादा जो है बेनिफिट में था, प्रॉफिट में था। किसानों की जो स्थिति हो रही थी वो तो थी अच्छी या बुरी, मगर इसमें अगर एक इंसान जिसने कमाया है, और या फिर एक कैटेगरी जिसने कमाया है, वो थी मनी लेंडर्स की। तो अभी तक हम लोगों ने ये देखा है कि 1820s में जब नया आपका सेटलमेंट वगैरह का रेवेन्यू सेटलमेंट का सिस्टम अंग्रेज़ यहाँ पे लागू करते हैं बॉम्बे डेक्कन के इलाके में, तो उसके बाद में ये इलाका दो तरीके के फेजेस से गुजरता है। एक तो एक ऐसा वक्त जब आपकी रेवेन्यू की डिमांड वगैरह ज़्यादा होने के कारण लोग जो हैं जगह छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, और उपज वगैरह ठीक ठाक नहीं हो रही है, तो क्या समस्याएं आ रही हैं। उसके बाद में जब फेमाइन की स्थिति आती है तब चीज़ें और कैसे ख़राब होती हैं। और उसके बाद में 1845 के बाद में जब चीज़ें थोड़ा सा ठीक होने लगती हैं, तब उसके बाद में कल्टीवेशन वगैरह जब बढ़ाया जा रहा है और बाकी सारी चीज़ें की जा रही हैं, तब क्या क्या होता है। हम लोगों ने ये सारी चीज़ें देखकर ख़त्म करी हैं।
अब इसके बाद में यहीं से एक नई और एक इंटरेस्टिंग चीज़ शुरू होती है जिसको बोला जाता है कॉटन बूम। अब हम उसके बारे में बातचीत करेंगे और कॉटन बूम ने किस तरीके से इस इलाके को पहले फ़ायदे में लेके वो लोग गए और उसके बाद में कैसे इसका नुकसान किया, वो सारी चीज़ को हम लोग समझेंगे। तो ये जो नया टॉपिक है देन केम द कॉटन बूम, थोड़ा सा इसको हमको पहले समझना पड़ेगा। 1860s के टाइम पीरियड तक ब्रिटेन में जो भी रॉ कॉटन इंपोर्ट होता था वो होता था अमेरिका से। थोड़ा सा एक तो ये समझेंगे कि ये इंग्लैंड वालों को कॉटन इंपोर्ट करने की ज़रूरत क्या पड़ी। कॉटन यानी कि आपकी रुई, रुई से बनता है कपड़ा, कपड़े का फिर आप इस्तेमाल करके टेक्सटाइल्स वगैरह बनाते हो और उसको फिर आप बेचते हो। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने के बाद में ब्रिटेन में जो भी चीज़ें डेवलप हो रही थी, जो भी इनोवेशन वगैरह हो रहा था, उसका एक जो उसमें से एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री जो बहुत बड़े लेवल पर जो है डेवलप हुई वो थी कॉटन की इंडस्ट्री, या फिर वो थी आपकी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री जिसमें आपको कॉटन वगैरह की ज़रूरत कपड़ा बनाने के लिए लगती थी। अंग्रेज़ों ने मशीनों के ऊपर कपड़े बना बना के दुनिया भर में जो है एक्सपोर्ट किया और उससे खूब पैसा कमाया, क्योंकि जनरली उस वक्त तक इस तरीके की मशीनें कहीं और डेवलप नहीं हुई थी। तो होता क्या था कि जैसे अब हिंदुस्तान में आपने कपड़ा वगैरह बनाना है तो हाथ से बुनना पड़ रहा है, या फिर बुनकर वगैरह जो है उसको जिस भी तरीके से करते थे वो प्रोसेस थोड़ा सा स्लो हुआ करता था। प्लस अब क्योंकि आप हाथ से मेहनत कर रहे हो तो चीज़ थोड़ी सी महंगी भी बिकती है। अब जितने वक्त में अगर आप एक लेट से टी शर्ट की बात कर लेते हैं, वैसे टी शर्ट पहनी नहीं जाती थी उस वक्त बहुत ज़्यादा, बट बात कर लेते हैं टी शर्ट की। एक टी शर्ट अगर आप बनाने में 1 घंटा या 1.5 घंटा या 2 घंटे खर्च कर रहे हो हाथ से मैनुअली बनाने में, तो 1 या 2 घंटे में उसी वक्त में आपकी जो मशीन है वो लेट से 2000 टी शर्ट बना देगी या 200 टी शर्ट्स बना देगी। कुल मिला के आपका आउटपुट ज्यादा है। नतीजा ये निकलेगा, एक तो आप उसको सस्ता बेच सकते हो क्योंकि जितने वक्त में एक टी शर्ट आप हाथ से बना रहे हो उस वक्त में लेट से 200 टी शर्ट बना ली मशीन से, तो एक तो आपका आउटपुट ज्यादा है तो सस्ती बिक सकती है हाथ से बनी हुई की अपेक्षा। दूसरा यह है कि इतने बड़े लेवल पर अगर आप मास प्रोडक्शन करोगे तो ना सिर्फ आप अपनी जरूरत पूरी कर सकते हो, आप दूसरी जगहों पर भी जो है एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो कॉटन के बने हुए कपड़े, अंग्रेज़ों के मशीनों पे बने हुए कपड़े या मशीनों पे बनी हुई टेक्सटाइल्स वगैरह अंग्रेज़ों ने खूब एक्सपोर्ट किया और एक्सपोर्ट कर करके खूब जमकर पैसा कमाया। उसका नतीजा ये निकला कि ब्रिटेन आज तक एक डेवलप कंट्री बना हुआ है। उसके पीछे ये जो फंडामेंटल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पॉइंट यह है कि अब इतनी बड़ी फैक्ट्री अगर आपने चलानी है या इतनी बड़ी फैक्ट्रीज अगर आपने चलानी है जिसमें इतने बड़े लेवल पर अगर आप टेक्सटाइल्स वगैरह बना रहे हो, तो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी रॉ कॉटन की, या फिर सिंपल आपको रुई या फिर कॉटन की रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। अब इतने बड़े लेवल पर रॉ कॉटन, इंग्लैंड एक छोटा सा देश है, वहाँ पर उगाया नहीं जा सकता। आपको जो रॉ कॉटन है उसको करना पड़ेगा इंपोर्ट। तो 1860s तक इंग्लैंड में जितना भी रॉ कॉटन इस्तेमाल हो रहा था टेक्सटाइल्स वगैरह बनाने के लिए, उसका लगभग 3/4 जो है वो अमेरिका से आया करता था। और अमेरिका का मतलब क्या, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है उसकी बात मैं कर रहा हूं। वहां पर जो आपकी 13 कॉलोनीज वगैरह थी और वो जो भी पूरा का पूरा इलाका है वहां पर काफी मात्रा में कॉटन उगाया जाता था, तो वहां से ये सारा का सारा कॉटन आया करता था। और मगर परेशानी ये थी कि अंग्रेज कॉटन के लिए पूरी तरीके से अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट थे और उनको डर लगता था कि अगर कभी अमेरिका ने अपने कॉटन की सप्लाई रोक दी या कम कर दी तो फिर हम, क्योंकि इनके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट हैं, तो हमारा जो है प्रोडक्शन यहाँ पर इफेक्ट हो जाएगा। इसलिए अंग्रेज चाहते थे कि किसी भी तरीके से अमेरिका के ऊपर जो ये ओवर डिपेंडेंस है रॉ कॉटन के लिए, इसको किसी तरीके से कम किया जाए। और इंग्लैंड में जो ये रॉ कॉटन इंपोर्ट अमेरिका से इतना ज्यादा मात्रा में हो रहा है, इसको कहीं और से भी मंगाया जाए कि कल को अमेरिकन ने अगर इनको ये बोल दिया कि भाई हमें इंपोर्ट नहीं करना, या फिर अगर हम आपके को जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी कीमत बढ़ा रहे हैं, तो ये नहीं हो कि हम मजबूर हो जाएं और हमको इनकी बात मानना पड़े या फिर हम घुटनों पर आ जाएं। हमारे पास दूसरे स्रोत होने चाहिए जहां से हम लोग कॉटन को इंपोर्ट कर सकें। ये सोचकर 1857 में कॉटन सप्लाई एसोसिएशन के नाम से और 1859 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी के नाम से 2 कंपनियां वगैरह बनाई गई। और इनका ऑब्जेक्टिव ये था कि दुनिया के वो सारे इलाके जहां पर कॉटन ग्रो किया जा सकता है वहां पर आपको कॉटन की ग्रोथ को इंकरेजमेंट देना है, वहां पर कॉटन की खेती को इंकरेज करना है ताकि वहां पर कॉटन उगवाया जाए और जितना हो सके उतने सस्ते या फिर इकोनॉमिक और प्रॉफिटेबल दामों पर खरीद कर इंग्लैंड लाया जाए, कपड़े बनाया जाए, बेचा जाए एंड अमेरिका का एक अल्टरनेटिव जो है वो तैयार किया जाए और अमेरिका के ऊपर अपनी ओवर डिपेंडेंस जो है कॉटन की उसको कम किया जाए। ये सारी चीजें सोचकर ये याद रखिएगा, इनके ऊपर एमसीक्यू बनेंगे। 1857 में कॉटन सप्लाई एसोसिएशन और 1859 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी के नाम से ये कंपनीज वगैरह फाउंड की गई थी अमेरिका में इस पर्टिकुलर सोच के साथ में। अब आगे बढ़ते हैं और ये जो है एक फैक्ट्री वगैरह का आपको सीन दिखाया गया है, इसमें समझ में आ रहा है कि किस तरीके से उस वक्त में जो है कॉटन वगैरह के टेक्सटाइल्स, कॉटन की मदद से किस तरीके से टेक्सटाइल्स वगैरह बनाई जा रही थी। अब इंडिया को जो है एक अल्टरनेट के तौर पर देखा गया।
अभी अभी तक अंग्रेजों के दिमाग में ये चल रहा है कि किसी तरीके से हम लोग जो है एक कॉटन के नए स्रोत की खोज वगैरह कर लेते हैं, या फिर एक ऐसी जगह जहां पर हम लोग कॉटन को जो है उगा सकें प्रॉफिटेबल दाम पर और अमेरिका के अल्टरनेटिव के तौर पर बना सकें, ऐसी जगहों की हमें खोज करनी है। इंडिया को एक अल्टरनेटिव के तौर पर देखा गया कॉटन सप्लाई के लिए, या कॉटन सप्लाई के सोर्स के लिए इंडिया को एक अल्टरनेटिव के तौर पर देखा गया। इसकी वजह यह थी कि इंडिया में फेवरेबल कंडीशंस थी कॉटन कल्टीवेशन के लिए। कॉटन का जो कल्टीवेशन होता है इसके लिए आपको काफी सारी फेवरेबल कंडीशंस वगैरह चाहिए पड़ती हैं। वो सारी की सारी फेवरेबल कंडीशंस आपको यहाँ पर क्लाइमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिल रही थी कॉटन कल्टीवेशन के लिए। मिट्टी यहाँ की सुटेबल थी, और सबसे बड़ी बात जो इंडिया के फेवर में जाती थी वो ये था कि यहाँ पर लेबर बहुत ज्यादा सस्ता था। आज तक हिंदुस्तान के एडवांटेज में एक ही चीज है कि हमारे यहाँ लेबर बहुत ज्यादा चीप है। तो इन 3 फैक्टर्स के कारण, और भी फैक्टर्स थे बट ये प्राइमरी फैक्टर्स है जिसके कारण अंग्रेजों ने ये सोचा कि इंडिया में जो है कॉटन प्लांटेशंस अगर लगाए जाएं, बड़े लेवल पर अगर कॉटन का प्रोडक्शन किया जाए तो वो ज्यादा बेटर रहेगा और इंडिया अमेरिका के एक अल्टरनेटिव के तौर पर निकल कर आएगा। अब जब अमेरिकन सिविल वॉर शुरू होता है 1861 में, आपका एक अमेरिकन सिविल वॉर शुरू हो जाता है। वहां पर जो आपकी नॉर्थ और साउथ में जो कॉलोनीज वगैरह थी उनके बीच में संप्रभुता की लड़ाई शुरू होती है और अमेरिकन सिविल वॉर यहां से 1861 में शुरू होता है। तो उसके चक्कर में होता यह है कि जो कॉटन की सप्लाई अमेरिका से इंग्लैंड को हो रही थी वो बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हो जाती है, क्योंकि जो कॉटन प्रोडक्शन एरियाज वगैरह थे वहां पर अब जंग लग गई है तो कॉटन की सप्लाई वगैरह अब हो नहीं पाएगी। तो नतीजा यह निकला कि इंग्लैंड से इंडिया में डेस्परेट मैसेजेस वगैरह आए कि भैया जो कॉटन का एक्सपोर्ट है, जो थोड़ा बहुत मात्रा में आपके यहां से अभी होना शुरू हुआ है, इसको बढ़ाया जाए, क्योंकि इन लोगों ने थोड़ा बहुत कॉटन वगैरह का प्रोडक्शन यहां पर इंकरेज तो किया था, तो थोड़ा बहुत कॉटन की सप्लाई यहां से हो रही थी। मगर जब अमेरिका में सिविल वॉर शुरू हो गया तब इन्होंने एकदम डेस्परेटली बोला कि हमें नहीं पता कि आप लोग क्या करोगे, मगर ब्रिटेन को कॉटन के एक्सपोर्ट्स अब ज्यादा करने हैं, इसके लिए आप कुछ भी कर कॉटन का प्रोडक्शन वगैरह इंक्रीज करिए, कुछ भी करिए, मगर इंडिया से ज्यादा मात्रा में जो है कॉटन का एक्सपोर्ट आप इंग्लैंड या ब्रिटेन करिए। चलें आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर आपको ज्यादा मात्रा में कॉटन का एक्सपोर्ट करना है तो इसके लिए आपको करना यह पड़ेगा, आपको ज्यादा मात्रा में कॉटन उगाना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि आपकी जेब खाली और आप खर्चा करते चले जाओ। अगर जेब में कैश है तभी आप खर्चा कर सकते हो, या फिर आज की तारीख में जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पेमेंट्स वगैरह कर रहे हैं, अगर अकाउंट में पैसे हैं तभी आप खर्च कर पाओगे। ऐसा तो है नहीं कि अकाउंट में बैलेंस नहीं है और आप ऑनलाइन शॉपिंग किए चले जा रहे हो। क्रेडिट कार्ड है वो एक अलग बात है, बट मैं कैश की बात कर रहा हूं कि अगर आपके पास कैश है तभी आप जनरली इस तरीके की चीजें करते हैं, या फिर अगर आपके पास में कहीं पे बैलेंस वगैरह है, कुछ अमाउंट वगैरह, तभी आप खर्च कर सकते हैं। वही बात यहां लागू होती है कि आप तभी कॉटन एक्सपोर्ट कर पाएंगे ब्रिटेन को बड़ी मात्रा में जब आप खुद बड़ी मात्रा में कॉटन बना रहे होंगे। अब अगर आप बड़ी मात्रा में कॉटन बना नहीं रहे हैं, बड़ी मात्रा में कॉटन उगा नहीं रहे हैं और आप चाहते हैं कि बड़ी मात्रा में ब्रिटेन को कॉटन एक्सपोर्ट किया जाए, तो इसके लिए फिर आपको बड़ी मात्रा में कॉटन का प्रोडक्शन करना पड़ेगा या फिर आपको कॉटन कल्टीवेट करना पड़ेगा। तो बॉम्बे का इलाका, और जब मैं बॉम्बे बोल रहा हूं तो बॉम्बे से मेरा मतलब बॉम्बे प्रेसिडेंसी है, बॉम्बे शहर की बात नहीं कर रहा हूं। आप ये सोच लो कि छोटे से शहर में कैसे होगा, तो बॉम्बे शहर की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं बॉम्बे प्रेसिडेंसी की, जिसमें काफी बड़ा इलाका जो है महाराष्ट्र का और दक्कन वगैरह का आ जाता है। तो बॉम्बे में जो आपके कॉटन मर्चेंट्स वगैरह थे, इन्होंने अलग अलग जिलों का दौरा किया और वहां पर यह देखा कि आपकी सप्लाईज वगैरह किस तरीके से जो है हो रही हैं और कितनी ज्यादा मात्रा में यहाँ पे कॉटन का कल्टीवेशन बढ़ाया जा सकता है। इस पर्टिकुलर चीज को देखकर इन्होंने, और किस तरीके से जो है कॉटन के कल्टीवेशन को इंकरेज किया जाए, ये इस तरीके के अपने प्लान्स वगैरह बनाए। अब क्योंकि कॉटन की प्राइसेस बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ रही थी, क्योंकि इंग्लैंड से डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, तो जिस चीज की डिमांड बढ़ती है उसके प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो क्योंकि अब कॉटन की प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, तो एक्सपोर्ट की जो मर्चेंट्स थे वो ये चाहते थे कि किसी भी तरीके से जितना हो सके उतना ज्यादा कॉटन सिक्योर किया जाए अंग्रेजों की डिमांड वगैरह को मीट करने के लिए, और इससे जितना हो सके उतना ज्यादा पैसा कमाया जा सके। अब ये लेट से अगर आपने अंग्रेजों से वादा कर दिया कि ये जो कॉटन का सीजन है इसमें मैं आपको आपकी जितनी डिमांड है उसका 50% कॉटन दूंगा, ये मेरा वादा है, मगर अभी आप एक काम करो, मुझे ये मेरी कीमत का इतना इतना परसेंट एडवांस में पैसा दो, तो वो आपको पैसा दे देंगे। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपने उतनी उतनी अमाउंट में जो है आपका सीजन खत्म होने पे जो भी आपका कमिटमेंट उस हिसाब से आपको उन लोगों को कॉटन सप्लाई करना पड़ेगा। तो अब वो कॉटन आप घर में तो उगा नहीं रहे हो, तो उसके लिए आपको उसको कहीं पर कल्टीवेट करवाना पड़ेगा, 2 3 4 5 महीने का जो भी टाइम पीरियड आपने लिया है।
तो जैसे जैसे कॉटन की प्राइसेस आपकी सोर हो रही थी क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा थी, एक्सपोर्ट करने वाले मर्चेंट्स चाहते थे इससे जितना हो सके प्रॉफिट कमाया जाए और जितना हो सके उतना ज्यादा जो अंग्रेजों की डिमांड थी कॉटन की उसको सिक्योर किया जा सके। तो इसके लिए आपको कॉटन का कल्टीवेशन बढ़वाना जरूरी था। इस चक्कर में इन्होंने ये किया, जो आपके अर्बन साहूकार थे, अर्बन जो आपके जो लोन मनी लेंडर वगैरह थे जो आपके शहरी क्षेत्रों में बैठते थे, इनको खूब सारे पैसे दिए और बोला कि तुम अब आपके ग्रामीण इलाकों में जो है कॉटन का कल्टीवेशन बढ़वाने में हमारी मदद करो। अर्बन साहूकारों ने यह किया कि इन्होंने यही सारा का सारा पैसा आपके रूरल जो मनी लेंडर्स थे उनको दिया और उनसे यह बोला कि भैया तुम जो है अब किसी भी तरीके से अपने क्षेत्र में कॉटन का कल्टीवेशन बढ़वाओ। और रूरल मनी लेंडर्स ने अर्बन मनी लेंडर से पैसा लेने के बाद में प्रॉमिस किया कि वो किसी भी तरीके से आपका जो कॉटन का प्रोडक्शन वगैरह हो रहा है इसको सिक्योर करेंगे, किसी भी तरीके से कॉटन का जो प्रोडक्शन वगैरह है वो बढ़वाएंगे। चलें जी, अब आगे देखते हैं इन सारे डेवलपमेंट्स का। अब ये जो अमेरिका में सिविल वॉर हो गया, इंग्लैंड में जो एकदम से कॉटन की कमी हो गई, इंडिया से वो ज्यादा से ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, इंडिया के मर्चेंट इनको वादा कर रहे हैं कि हम ज्यादा मात्रा में आपको कॉटन जो है भेजेंगे। इन सारी चीजों का बॉम्बे डेक्कन के इलाकों में बहुत प्रोफाउंड असर पड़ा। आप ये पूछ सकते हो कि हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों में कॉटन क्यों नहीं उगाया गया, यहीं पर क्यों उगाया गया? वजह यह है कि यहाँ पे काली मिट्टी है और काली मिट्टी में कॉटन का प्रोडक्शन ज्यादा मात्रा में हो सकता है, ज्यादा वो उसके लिए फेवरेबल होती है। इसके अलावा जो कंडीशंस यहाँ पे बनती हैं वो बहुत फेवरेबल होती हैं कॉटन के को उगाने के लिए या कॉटन के प्रोडक्शन के लिए। इसलिए डेक्कन के इलाकों में, खास तौर पे महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में आपके कॉटन का जो कल्टीवेशन है वो इतने बड़े लेवल पर किया गया। इनफैक्ट आज तक वहां पर कॉटन जो है बड़ी मात्रा में उगाया जाता है, उसकी वजह यही है। तो ये डेवलपमेंट्स वगैरह जो थे इनका दक्कन के जो कंट्री साइड का इलाका है या फिर दक्कन के जो ग्रामीण इलाके हैं उस पर काफी ज्यादा प्रोफाउंड असर पड़ता है। यहां पर जो किसान थे जिनकी स्थिति अभी ये थी कि खाने कमाने की उनकी हालत नहीं हो रही है, उनको बड़ी मुश्किल से जो है आपका साहूकार पैसे दिया करता था, मनी लेंडर बहुत मुश्किल से और काफी ज्यादा हाई रेट्स पर जो पैसे दिया करता था, वो अब ये बोल रहा है कि आके मेरे से लोन ले लो, जितना चाहिए उतना ले लो और जब चुकाना चाहो चुका देना, मगर आके मेरे से लोन ले लो, बस एक शर्त है कि इस पैसे की मदद से कॉटन जो है उसको उगाना शुरू करो। अब किसानों को लगा कि ये क्या बात हो रही है, तुम एक जमाने में 10-10, 20-20 रुपए के लोन देने में रोना रोते थे, अब तुम बोल रहे हो जितना पैसा चाहिए उतना आके ले लो, जितना लोन चाहिए ले लो, मैं घर आके लोन देने को तैयार हूं, बस शर्त इतनी है कि उस पैसे से कॉटन की खेती करना शुरू करो, अपने जो खेत वगैरह है उसमें कपास वगैरह उगाओ। तो ये जो स्थिति बन गई है कि जो साहूकार है वो मोर देन विलिंग हो गया है आपकी लॉन्ग टर्म लोन्स देने के लिए। और ऐसा भी नहीं है कि लोन अगर दिया तो 1 महीने या 2 महीने बाद आके खड़ा हो जाएगा, लंबे लंबे वक्त के लिए, 1-1 साल, 2-2 साल, 3-3 साल के लिए जो है वो लोन वगैरह एक्सटेंड कर रहा है, लंबे लंबे टर्म्स के लिए आपका वो लोन्स वगैरह दे रहा था। तो नतीजा यह हुआ किसानों ने फिर बड़ी मात्रा में कर्जा लेना शुरू किया, क्योंकि मिल रहा था तो कर्जा लिया, उसकी मदद से फिर कॉटन में कॉटन जो है उसमें इन्वेस्ट किया, बड़ी मात्रा में कॉटन उगाया गया, फिर वो कॉटन बिका, वो एक्सपोर्ट हुआ, वो सारी कहानी जो है चलना शुरू हो गई। तो जैसे जैसे अमेरिकन सिविल वॉर आपका बढ़ता चला गया, अमेरिकन क्राइसिस जो है वो बढ़ता चला गया, वैसे वैसे बॉम्बे दक्कन के इलाकों में, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के दक्कन के इलाकों में आपका जो कॉटन का जो प्रोडक्शन था वो बढ़ता चला गया। अमेरिकन आपस में लड़ मर रहे थे और यहाँ पे हिंदुस्तान के इलाकों में उनकी दया से कह लें या उनकी जो भी कहना चाहें, धीरे 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 कॉटन का प्रोडक्शन बढ़ता चला जा रहा था। मगर अब यहां पे मतलब स्थितियां ये आ गई थी कि 1862 आते आते ब्रिटेन को जितना कॉटन एक्सपोर्ट किया जा रहा था या ब्रिटेन दुनिया भर में जहां जहां से कॉटन मंगा रहा था उसका 90% जो है वो हिंदुस्तान से जा रहा था। तो ये स्थितियां देखिए 10-12 सालों में कैसे बदल गई। आपकी अभी परिस्थिति थोड़े वक्त पहले ये आ गई थी कि आप 1860s तक यानी कि 1851, 52, 59 या 1860 आते आते आप लगभग अपना 3/4 जो पोर्शन है कॉटन का वो एक्सपोर्ट कर रहे, वो इंपोर्ट कर रहे हो आप इंग्लैंड से। और उसके बाद में 2-3 सालों के अंदर अंदर स्थितियां ये बनती हैं कि 1862 आते आते हिंदुस्तान जितना आपको कॉटन चाहिए उसका लगभग 90% जो है आपको एक्सपोर्ट कर रहा है। अब ये जो फोटोग्राफ्स वगैरह दिखाई गई हैं उसमें यही बताया गया है कि किस तरीके से बैलगाड़ियों में लाद लाद कर जो है आपका शहरों की तरफ में कॉटन लाया जाता था, जहां से फिर व्यापारी खरीदता है, व्यापारी फिर आपको भेज रहा है। आगे की फोटोग्राफ में ये भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो है वो फिर एक्सपोर्ट होने के लिए जाता था। ये जो लोग नाव से ला सकते हैं वो नाव से लेकर आ रहे हैं, कोई और किसी तरीके से ला रहा है, मगर बड़े पैमाने पर जो है कॉटन वगैरह को लाया जा रहा है एक्सपोर्ट वगैरह करने के लिए। 1862 आते आते ये स्थितियां बन गई हैं। हम बड़ी मात्रा में इंग्लैंड को जो उसकी टोटल जो भी रिक्वायरमेंट है उसका 90% के करीब कॉटन सप्लाई कर रहे थे। चलें आगे बढ़ते हैं।
मगर अब एक बात ये भी ध्यान रखनी है, 1 मिनट के लिए हमको लगेगा कि जब इतना कॉटन उगाया जा रहा है, अंड शंड आपको क्रेडिट मिल रहा है, बढ़िया तरीके से सब लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, खूब पैसा ऐसा सब कमा रहे हैं, तो सबके दिन फिरे होंगे, सबका जो है फायदा हुआ होगा। ये पूरी तरह से सच नहीं है। ये हुआ कि जो कॉटन बूम आया एकदम से जो बूम आया है, ये सबके लिए खास तौर पे प्रॉस्पेरिटी लेकर नहीं आया था। नो डाउट कि जो आपके बड़े किसान थे, जो रिच पीजेंट्स थे, उन्होंने खूब पैसा कमाया, मगर अगर आप ये देखेंगे कि जो लार्ज मेजॉरिटी है किसानों की, जो छोटे और मझोले किसान थे, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उनकी परिस्थितियां ठीक हुई हैं, कॉटन को जो प्रोडक्शन शुरू किया है उसके कारण उनको कुछ फायदा मिला है, जिंदगी थोड़ी सी ठीक हुई है, मगर फिर भी अगर आप ओवरऑल ये कहानी जिस तरफ जाएगी अभी आगे, उस अंत को मिलाकर अगर आप देखोगे, इस पूरे अगर आप बड़े कैनवस पर अगर इस चीज को देखोगे, तो आपको समझ में आएगा कि कॉटन एक्सपेंशन या कॉटन कल्टीवेशन जो लाया गया डेक्कन के इलाकों में, वो छोटे और मझौले किसानों के लिए सिवाय हैवियर डेप्ट के, यानी कि और ज्यादा कर्जे के, और कुछ लेकर नहीं आया। कैसे, उसके बारे में अब हम लोग बातचीत करेंगे। तो जो अगला टॉपिक अब हमारा आता है वो है क्रेडिट ड्राइज अप, यानी कि जो अभी भर भर के आपको लोन्स मिल रहे थे वो अब मिलना बंद होते हैं। या फिर इस तरह से समझ लीजिए कि अगर आपके जो लोन्स वगैरह हैं वो सर के ऊपर लगा हुआ एक ओवरहेड टैंक था जिसमें पानी भरा था, और आप नल खोल रहे थे तो पानी निकल के आ रहा था, तो उतना ही आसानी से आपको कर्जा मिल जा रहा था कि नल खोला और पानी आता जा रहा है। उसी तरह से ज़रा सा आप गए साहूकार के पास में, उसने बोल दिया कि उससे आप राम राम हुई नहीं, उसके पहले उसने जो है अपना लोन आपको पकड़ा दिया, या फिर वो घर आके जो है लोन दे के जा रहा है। वो दिन अब जो थे वो चले गए, आपकी जो ऊपर ओवरहेड टैंक की जो टंकी थी उसका जो पानी था वो खत्म हो गया। तो क्रेडिट आपका ड्राई अप होता है, और उसके बाद क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। तो जो मैं आपको बता रहा था कि मेजॉरिटी के लिए ये, अगर लंबी दौड़ की बात की जाए, पूरी कहानी को अगर देखा जाए, तो उसके एक हिस्से में प्रॉस्पेरिटी आई थी, मगर अगर पूरी कहानी और कंक्लूजन तक देखेंगे तो हैवियर डेप्ट के इलाका या हैवियर डेप्ट के अलावा यहाँ पे इसके अलावा और जो है कॉटन बूम से इनको कुछ नहीं मिला। कैसे, बड़े मेजॉरिटी ऑफ किसानों के लिए कैसे, वो अब हम लोग थोड़ा समझते हैं। 1865 का अप्रैल अप्रैल 1865 तक अमेरिकन सिविल वॉर जो है वो खत्म हो गया, और उसके बाद में अमेरिका में जो कॉटन का प्रोडक्शन हो रहा था वो रिवाइव हो गया और धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो इन अमेरिका से अब अगर ज़्यादा मात्रा में जो है कॉटन फिर से अगर इंग्लैंड को एक्सपोर्ट हो रहा है, तो फिर इंडिया से जो एक्सपोर्ट किया जा रहा है उसकी डिमांड जो है धीरे धीरे कम होगी, तो इंडियन कॉटन एक्सपोर्ट जो है धीरे धीरे वो डिस्लाइन होने लगा, और अंग्रेज फिर से जो है अपना जो एक बड़ी मात्रा में कॉटन है वो अमेरिका से खरीदने लगा। नो डाउट वो इंडिया से भी ठीक ठाक मात्रा में कॉटन खरीद रहा था, मगर जो एक स्थिति आ गई थी कि आपके टोटल कॉटन के रिक्वायरमेंट का 90% जो है वो इंडिया सप्लाई कर रहा है, वो दिन अब नहीं रहे। अमेरिका फिर से मार्केट में लौट कर आ गया और बड़ी मात्रा में कॉटन का प्रोडक्शन कर फिर से जो है उसने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और भी बाकी चीज़ें करी होंगी, शायद हमसे सस्ता बेच रहे होंगे, जो भी अपने लॉसेस वगैरह हैं उसको कंपनसेट करने के लिए, या जो भी वजह वगैरह रही हो, मगर कुल मिला के स्थिति फिर बन गई कि इंडिया की अपेक्षा अमेरिका फिर से जो है ठीक ठाक और बड़ी मात्रा में इंग्लैंड को कॉटन एक्सपोर्ट करने लगा। अब इंग्लैंड को अगर लेट से 100 किलो कॉटन ही चाहिए है, और उसका अगर अमेरिका फिर से 60-70% अगर सप्लाई कर रहा है, तो हम लोग फिर ऑब्वियस सी बात है 20-30 किलो से ज़्यादा तो बेच ही नहीं पाएंगे, भले ही हमारे पास कितना भी हो। वो ये बोलेगा कि भैया मुझे 100 किलो की रिक्वायरमेंट है और वो पूरी हो गई है, उसके ऊपर अब तुम कोई और ग्राहक वगैरह ढूंढ लो। तो हमारी भी स्थिति ऐसी बनी, हमारा जो इंडियन कॉटन एक्सपोर्ट था ब्रिटेन को, वो धीरे धीरे स्टीडीली डिस्लाइन करता चला गया। नतीजा ये निकला कि जो आपके एक्सपोर्ट मर्चेंट्स थे और साहूकार थे जो महाराष्ट्र में, वो और ज़्यादा मात्रा में अब लॉन्ग टर्म क्रेडिट नहीं देना चाहते थे। वो किसानों को जो अभी तक जो हो रहा था कि एक्सपोर्ट के मर्चेंट्स ने आपके साहूकारों को पैसा दे दिया, साहूकारों ने फिर वो किसानों को पैसा दे दिया, और उसकी मदद से पूरी आपकी व्यवस्था बनी हुई थी। तो अब आपके जो एक्सपोर्ट मर्चेंट्स वगैरह थे, अब ये साहूकारों को पैसा नहीं दे रहे थे, साहूकार जो है वो किसानों को पैसा नहीं दे रहे थे। तो जो एक स्थिति बन गई थी कि आपका जो साहूकार है या फिर जो आपके मनी लेंडर्स हैं, ये घर आके आपको जो लोन देके जा रहे थे, हाथों में पकड़ा के जा रहे थे, वो सारी चीज़ें अब बंद हो गई। इन लोगों ने वो सारी गतिविधियां बंद कर दी। साथ ही साथ इन्होंने ये भी डिसाइड किया कि अभी तक जो अपने ऑपरेशंस चल रहे थे, क्योंकि अब डिमांड नहीं रह गई तो सप्लाई करने का मतलब नहीं है। जब कोई अब जिसको बेच रहे थे उसने ही मंगाना बंद कर दिया, तो फिर जो अपन यहाँ पे बना रहे हैं उसका मतलब ही नहीं है। तो उन्होंने ये बोला कि अपने जो ऑपरेशंस अभी तक चल रहे थे इनको बंद किया जाएगा। किसानों को जो आपने एडवांसेस दिए गए थे इनको एक तो रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, यानी कि जो भी आपने पहले से एडवांस में पैसा दे रखा है उसको अब आगे से जो है अब कोई एडवांस अब या तो दिया नहीं जाएगा, और दिया जा रहा है तो बहुत लिमिटेड अमाउंट में रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। तीसरा ये कि जितने भी अब आपके आउटस्टैंडिंग डेब्ट्स वगैरह हैं, यानी कि अभी जो कर्जे किसानों को चुकाने थे, अब हम लोग उनकी रीपेमेंट वगैरह जो है उसकी डिमांड करेंगे। तो इन्होंने ये 3 काम करना शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि इनका जो ऊपर से इकोनॉमी बैठी हुई थी इंग्लैंड के साथ में, वो कोलैप्स होने लगी। नतीजा ये निकला कि इन्होंने नीचे वालों को जो है
फिर परेशान करना शुरू कर दिया, क्योंकि इनके अब खुद के जो प्रॉफिट्स वगैरह हैं वो खत्म होने लगे। तो क्या 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 किया जाएगा, अपने जो ऑपरेशंस वगैरह चल रहे हैं कि बड़ा आदमी जो मर्चेंट है वो साहूकारों को पैसा दे रहा है, साहूकारों से किसानों को दिया जा रहा है, एक तो ये सारी चीज़ें बंद करवाई जाएंगी। जो आपके एडवांसेस वगैरह दिए गए हैं वो बंद, और अगर दिए भी जा रहे हैं तो बहुत रिस्ट्रिक्ट किए जाएंगे। तीसरा ये कि जो पहले के आपके डेब्ट्स वगैरह हैं वो सारा का सारा रीपेमेंट वगैरह के लिए बोला जाएगा। चलें आगे बढ़ते हैं। तो जब आप क्रेडिट ड्राई अप हो गया, जब आपको पहले से जो बहुत ज़्यादा मात्रा में जो कर्जा वगैरह मिल जाता था जिसकी मदद से आप ये पूरी खेती वगैरह कर रहे थे, हर सीज़न में जो आप कॉटन लगा रहे थे, जब वो क्रेडिट ही नहीं आएगा तो फिर आप क्या कर लोगे, रेवेन्यू आप मतलब किस तरीके से जो है खेती वगैरह कर लोगे। तो क्रेडिट वगैरह जो है ड्राई अप हो गया, खेती पे फिर से असर पड़ने लगा। मगर यहीं से चीज़ें जो है फिर खराब होना शुरू होती हैं कि जिस वक्त किसानों को क्रेडिट वगैरह जो है वो कम होता चला जा रहा है, किसानों को जो है बहुत कम मात्रा में अब कर्जा मिल रहा है, उसी वक्त पर अंग्रेजों ने एक नया बम फोड़ दिया। वो ये था कि उन्होंने रेवेन्यू की जो डिमांड थी उसको अब इंक्रीज कर दिया। 1845 के आसपास रेवेन्यू की डिमांड को थोड़ा सा कम किया था, मॉडरेट किया था, मगर अब 1860s आते आते इन लोगों ने ये किया है कि रेवेन्यू की डिमांड वगैरह जो है इसको काफी ज्यादा आपने इंक्रीज कर दिया। इसकी वजह यह थी कि जो पहला रेवेन्यू सेटलमेंट आया था 1820s में और 1830s में आया था अब, और उसमें यह शर्त रखी गई थी कि हम लोग 30 साल के बाद में जमीनों का फिर से असेसमेंट करेंगे और उस असेसमेंट की मदद से अपने रेवेन्यू के रेट्स वगैरह जो है उनको बढ़ाएंगे। तो अब 1860s आते आते 30 साल पूरे हो गए थे, तो नए सेटलमेंट के अनुसार या जो 1830s में जो सेटलमेंट किया गया था उसके अनुसार अब आपको रिवाइज करने की जरूरत थी रेट्स को, या फिर आप इस तरह से बोल सकते हैं कि नया सेटलमेंट लाने की जरूरत थी। अब ये तो इस चक्कर में हुआ ये कि अब इन लोगों ने रेवेन्यू की अपनी डिमांड वगैरह बढ़ा दी, मगर उसी वक्त परिस्थिति ये बन गई कि इनको क्रेडिट वगैरह मिल नहीं रहा है, तो चीजें एक साथ इकट्ठी खराब हो गई। और ज्यादा परिस्थितियां खराब करने के लिए, मसलों को और ज्यादा बर्बाद करने के लिए, नए सेटलमेंट में पूरा का पूरा असेसमेंट करने के बाद में जो नई रेवेन्यू की डिमांड रखी गई उसमें डिमांड या फिर उसमें जो टैक्स था वो 50 से 100% तक बढ़ा दिया गया। यानी कि अगर पहले आप 100 रुपए का टैक्स दे रहे थे तो उसकी जगह या तो अब 150 रुपए का टैक्स दोगे या फिर की जगह पे आप 200 रुपए का टैक्स दोगे। इतना ज्यादा मात्रा में जो है टैक्सेस वगैरह को बढ़ा दिया गया, इतनी ज्यादा मात्रा में जो है रेवेन्यू डिमांड को इंक्रीज कर दिया गया। तो हम लोग फिर कह सकते हैं कि ईश्वर ने इनकी परीक्षा ली और बहुत बुरी परीक्षा ली, किसानों के ऊपर फिर बुरे दिन जो है आ गए। दो तीन चीजें एक साथ इकट्ठी हो गई, जितना क्रेडिट आपको मिल रहा था वो सब खत्म हो गया, आपका जो वो क्रेडिट वगैरह जिन लोगों ने दिया था, जो लोन पहले से लोगों ने दिया था वो वापस मांग रहे हैं, उसी वक्त में आपके रेवेन्यू की डिमांड बढ़ गई, और थोड़ी बहुत भी नहीं बढ़ गई, कितना बढ़ गई, 50 से 100% तक जो है डिमांड बढ़ा दी। मतलब पहले जो रेवेन्यू दे रहे थे उसका 50% और जो है निकाल के आप उसमें इंक्रीज कर ऐड कर दीजिए। यानी कि पहले अगर 100 रुपए दे रहे थे, 100 का हो गया 50%, 50 रुपए, अब ये ऐड करके बन गया 150 रुपए। या तो इतना दो या फिर 100 जो पहले दे रहे थे उसका 100% और एडिशन, यानी कि पहले अगर 100 रुपए दे रहे थे, 100 का 100% बनता है 100 रुपए, और अब ऐड करके आपने 200 रुपए जो है हमको टैक्स वगैरह में देने हैं। तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो की गई, ड्रामेटिकली बहुत ज्यादा रेवेन्यू बढ़ाया गया। और क्यों बढ़ाया गया? क्योंकि 1820 और 30s में जो रेवेन्यू सेटलमेंट किए गए थे उसमें ये बात लिखी गई थी कि हर 30-30 साल में हम लोग जमीनों का असेसमेंट करके नए रेवेन्यू सेटलमेंट्स वगैरह लेकर आएंगे, और उसमें या तो हम लोग रेट बढ़ाएंगे या फिर अपनी जो शर्तें हैं रेवेन्यू सेटलमेंट की उनको बदलेंगे। ये सारी चीजें होना शुरू हुई, किसानों के बुरे दिन फिर शुरू हो गए। तो अब जब दो चीजें एक साथ हो रही हैं, लोन मिल नहीं रहा, कॉटन की खेती करने का मतलब नहीं है क्योंकि अब उसको कोई खरीदने को तैयार नहीं है या उतनी मात्रा में वो बिक नहीं रहा है, और जो आपका पहले से जो कॉटन के प्राइसेस वगैरह हैं वो और ज्यादा गिरते चले जा रहे हैं क्योंकि अब डिमांड नहीं है। तो कॉटन के प्राइसेस गिर रहे हैं, लोगों ने अब धीरे धीरे जो है कॉटन लगाना बंद कर दिया है, डिसअपियरिंग कॉटन फील्ड्स वगैरह की स्थिति आ गई है। इन परिस्थितियों में जो आपके किसान थे वो किसी हालत में, इन कंडीशन में नहीं थे कि ये जो बढ़ा हुआ आपका रेवेन्यू की डिमांड है या जो बढ़ा हुआ आपका रेवेन्यू का टैक्स है इसको पे कर सके। नतीजा ये निकला कि उनको फिर से मनी लेंडर्स के पास में जाना पड़ा। ये जो बढ़ी हुई डिमांड है इसका कर्जा चुकाने के लिए फिर से आपको मनी लेंडर्स वगैरह के पास में जाना पड़ा। मगर मनी लेंडर्स की कंडीशन ये थी कि वो लोग अब किसानों पे कोई भरोसा नहीं रखते थे, उनको कोई कॉन्फिडेंस नहीं था किसानों की परिस्थितियों के ऊपर और किसानों की कैपेसिटी के ऊपर कि जो ये लोन मैं इनको दे रहा हूं ये लोग इसको पे बैक कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मनी लेंडर भी जो है वो सारी चीजें होता हुआ देख रहा था, तो उसको पता था कि अब परिस्थितियां जो हैं बदल चुकी हैं, अब सर्कमस्टांसेस पहले की तरह नहीं है, तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि ये लोगों को अगर मैंने कर्जा दिया तो ये लोग उसको वापस भी कर पाएंगे, क्योंकि इनकी क्षमता वगैरह वैसी रह नहीं गई है, इनकी कैपेसिटी वगैरह पे मुझे भरोसा नहीं है कि ये लोग पे कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। रिजल्ट
तो अब मनी लेंडर क्या कर रहा है कि लोन्स वगैरह देने से मना कर रहा है। इसका नतीजा ये निकला कि रायोट्स वगैरह जो थे उनको आ गया गुस्सा। ठीक है, कि ये जो अपना टॉपिक है कि एक्सपीरियंस ऑफ इनजस्टिस, ये जो हेडिंग है, इसमें आप यहीं से जो है कायदे से आपके डेक्कन के जो रायोट्स वगैरह हुए हैं वो शुरू होते हैं। कैसे होते हैं उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, मगर यहां से अब जो मनी लेंडर्स ने लोन्स देने से मना किया है, उसी के कारण जो गुस्सा है या उसी के कारण जो है पूरा इवेंट या फिर पूरा इंसिडेंट बनना शुरू होता है। कैसे, वो हम लोग देखते हैं। रिफ्यूजल ऑफ मनी लेंडर टू एक्सटेंड लोन्स एनरेज्ड रायोट्स, यानी कि मनी लेंडर ने जब आपको पैसे देने से मना किया तो आपके जो रायोट्स थे या जो किसान थे उनके मन में काफी ज्यादा गुस्सा या काफी ज्यादा क्षोभ जो है बढ़ता चला गया। पैसे देने से मना कर दिया, ये चलो एक ठीक इतनी बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि ये होता है अगर आप बिजनेस में हो, फाइनेंस वगैरह में, तो जरूरी नहीं है कि हर वो मांगने वाला जो आए लोन के लिए आप उसको लोन दो। कई बार आपके जो बैंक्स हैं आज की तारीख में वो भी लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देते हैं। तो अगर आपके ये जो मनी लेंडर्स हैं जो इसी बिजनेस में लगे हुए हैं, अगर इन्होंने किसानों को पैसे देने से मना कर दिया तो इतनी बड़ी बात नहीं थी उनके लिए। मगर किसानों को जो चीज ज्यादा चुभ गई या किसानों को जो चीज बहुत ज्यादा लग गई वो ये थी कि जो आपका मनी लेंडर था वो उनकी परिस्थिति को लेके बहुत ज्यादा इनसेंसिटिव हो रहा था, वो बहुत ज्यादा निरंकुश हो रहा था, वो उनके साथ में दया का भाव नहीं रख रहा था, वो उनके साथ में बहुत ज्यादा बेरहमी के साथ में पेश आ रहा था, उनके साथ में रहमदिली नहीं दिखा रहा था। और ये कर वो बेसिकली जो कस्टमरी नॉर्म्स थे कंट्री साइड के उनको वायलेट कर रहा था। जो ग्रामीण क्षेत्रों के अपने खुद के कुछ नियम कायदे होते हैं, अपने खुद के कुछ प्रचलित आपके कस्टम्स वगैरह होते हैं, ये उनका वायलेशन कर रहा था। तो मनी लेंडिंग जो थी, क्योंकि वजह यह थी कि मनी लेंडिंग आपके अंग्रेजों के आने के पहले से हो रही थी, यहाँ पे साहूकार अंग्रेजों के आने के पहले से रहते थे, कर्जा दिया जाता था, कर्जा चुकाया जाता था, कर्जा ना देने की स्थिति में कुछ होता था, कुछ नहीं होता था, वो सारी चीजें चल रही थी। मगर कस्टमरी लॉज वगैरह जो थे, यहाँ पर जो आपके कस्टमरी लॉज वगैरह बने हुए थे, ये रेगुलेट करते थे आपका जो रिलेशनशिप है मनी लेंडर्स और रायोट्स का, उसको। अब वो कस्टमरी लॉज वगैरह जो हैं, यहां पर अगर उनका वायलेशन हो रहा है, उनका वायलेशन आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो उसके नतीजे में फिर लोगों के मन में गुस्सा आने लगा, लोगों के मन में क्षोभ आने लगा, लोगों के मन में प्रतिशोध की भावना आने लगी। उसका फिर रिजल्ट क्या हुआ वो अब हम लोग देखेंगे। तो किसानों के मन में जो क्षोभ आया, जो गुस्सा बढ़ता चला गया, जो एक इनजस्टिस की भावना आई कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, वो किस तरीके से एग्रावेट होती चली गई और उसके पीछे कितनी हकीकत है, कितना फसाना है, वो हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि मनी लेंडिंग अंग्रेज़ों के पहले से हो रही थी, मगर कुछ कस्टम्स थे, कुछ कस्टमरी लॉज वगैरह थे ग्रामीण क्षेत्रों के जिनका जनरली पालन किया जाता था। उसमें से एक था कि आप अगर किसी के साथ आप किसी की स्थिति ठीक नहीं है तो उसके साथ आप दयापूर्ण व्यवहार करेंगे। किसानों को कर्जा देने से मना कर दिया गया। इससे ज्यादा ये मनी लेंडर की ये बात चुप गई कि वो उनके साथ में इनसेंसिटिव हो रहा था। कैसे, वो अब हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। तो एक जनरल नॉर्म जो ग्रामीण क्षेत्रों में या बॉम्बे दक्कन के इलाकों में था वो ये था कि किसी भी हालत में मनी लेंडर जो है, जो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, वो प्रिंसिपल से ज्यादा नहीं हो सकता। प्रिंसिपल का मतलब होता है वो अमाउंट जो आपने लोन में लिया है। लेट्स से कि अगर मैंने किसी मनी लेंडर से 100 रुपए लोन में लिए हैं तो वो 100 रुपए मेरा प्रिंसिपल हो जाएगा। अब इस 100 रुपए के ऊपर मैंने कितने टाइम पीरियड के लिए लिया है और कितने रेट पर मैंने इंटरेस्ट लिया, कितने रेट पर मैंने लिया इंटरेस्ट के, उसके बेसिस पर मेरा ब्याज वगैरह डिसाइड होगा। लेट्स से 100 रुपए के ऊपर मनी लेंडर ने बोला कि आप मुझे 20 रुपए ब्याज चुका देना, तो मुझे उसको कुल मिला के कितना रुपया देना पड़ेगा, 120 रुपए देना पड़ेगा। या फिर अगर उसने बोला 30 रुपए ब्याज देना मुझे, तो फिर 130 हो जाएगा। इस तरीके से पॉइंट यह है कि आपका जो जनरल नियम कानून एक बना हुआ था ग्रामीण क्षेत्रों में, वो ये था कि किसी भी सूरत में चाहे कुछ हो जाए, एक मनी लेंडर ने जितना कर्जा दिया है प्रिंसिपल के रूप में, जितना भी आपने अमाउंट दिया है, उस प्रिंसिपल से ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जा सकता। मतलब यह कि अगर आपने 100 रुपए का लोन लिया है तो आप ये नहीं कर सकते कि 100 रुपए के लोन के ऊपर तुम मुझे 110 रुपए का टैक्स दो, 110 रुपए का इंटरेस्ट दो और कुल मिला के तुम मुझे 210 रुपए पे करोगे। आपका अगर 100 रुपए का लोन है तो कुछ भी हो जाए, ये आप उसके ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज करोगे वो 100 रुपए से कम ही रहेगा। आप उसको 100 रुपए से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, आप उसको हमेशा प्रिंसिपल से कम रखोगे। ये एक बेसिक प्रिंसिपल था, जो एक बेसिक कस्टम था, एक बेसिक जनरल नॉर्म था जो बॉम्बे दक्कन के इलाकों में फॉलो होता था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, चाहे एमसीक्यू आए चाहे आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर आए, दोनों में इसके ऊपर क्वेश्चन बना तो ये पॉइंट अपने को याद रखना है, लिखना है। द इंटरेस्ट चार्ज कुड नॉट बी मोर देन प्रिंसिपल। ये एक पर्टिकुलर
आपका नॉर्म था, इसको फॉलो किया जाता था। अब ये नॉर्म बेसिकली इसलिए बनाया गया था ताकि मनी लेंडर जो है उसका एक्सट्रैक्शन वगैरह उसको लिमिट में रखा जाए और एक फेयर इंटरेस्ट जो होता है वो डिफाइन किया जाए। यानी कि तुम्हें सूद का धंधा चलाना है, अगर आपको इंटरेस्ट के ऊपर पैसा घुमाकर जो है अपनी आमदनी करनी है तो आपको भी पैसा वगैरह मिलता रहे, आपका भी घर चलता रहे, फेयर इंटरेस्ट जो है आपको मिलता रहे, एक जो नियमित अमाउंट में ब्याज है, एक जो सही ब्याज है वो आपको मिलता रहे और उससे आपका भी बिजनेस चलता रहे। मगर ये ना हो कि किसी का शोषण हो और किसी को जो है इतना शोषित किया जाए कि उसका जीना ही मुश्किल हो जाए, ये परिस्थिति भी नहीं आनी चाहिए। तो दोनों का ये हो कि किसान का एक्सप्लॉइटेशन भी ना हो, मनी लेंडर का घर भी चलता रहा, उसका भी धंधा चलता रहा। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर यह नॉर्म बनाया गया था कि इंटरेस्ट कुछ भी लगाओ, जो भी आपका प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल से कम होगा, उससे ज्यादा नहीं। ये मैंने गलत लिख दिया यहां पे, इंटरेस्ट जो है हमेशा प्रिंसिपल से कम होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। ये अपने को ध्यान, ये एक पर्टिकुलर कस्टम था जिसका पालन किया जाना था। इससे होगा क्या, दो चीजें बनेंगी, मनी लेंडर की एक्सट्रैक्शन कैपेसिटी पे लिमिट लगेगी, उसका भी घर चलेगा, फेयर इंटरेस्ट उसको मिलता रहेगा, और जो साथ में आपका किसान वगैरह है उस किसान की परिस्थिति ये है कि वो उसका एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा, उसका घर बिकने पे आ जाए, इस तरीके की परिस्थितियां नहीं बनेंगी। कॉलोनियल रूल आने के, ये नॉर्म अभी से नहीं बना हुआ था कि जब कॉलोनियल रूल चल रहा है तब ये नॉर्म वगैरह आपका स्टैब्लिश हो। ये नॉर्म कई सदियों से चल रहा था, काफी लंबे वक्त से ये नॉर्म यहां पर आपको देखने के लिए मिल रहा था। कॉलोनियल रूल आने के बाद में हुआ ये कि ये जो नॉर्म है इसको बार बार तोड़ा गया, या फिर ये जो नॉर्म था इसका पालन किया नहीं गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। जब आपकी अंग्रेजों की हुकूमत आ गई और मनी लेंडिंग का बिजनेस उसी तरह से चलता रहा, और जब यहाँ पे फ्लक्चुएशंस आए, कभी बहुत ज्यादा मात्रा में कर्जा जा रहा है और सारी चीजें हो रही हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में आपका जो ये मनी लेंडिंग के ऊपर जो बेसिक नॉर्म था इसको बार बार या तो तोड़ा गया, या फिर इस नॉर्म को लोगों ने या साहूकारों ने या फिर आपके जो मनी लेंडर्स थे उन्होंने मानने से मना कर दिया। स्थितियां कितनी खराब हो गई थी वो एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। डेक्कन राइट्स कमीशन करके एक कमीशन बनाया गया था, यहां पर भी जो दंगे हुए थे जिनके बारे में हमने बातचीत शुरू करी, जो बाद में एक रिवोल्ट बन गया, उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए कमीशन बनाया गया था, और उस कमीशन ने कई सारे केसेस को इन्वेस्टिगेट किया कि आखिर रिवोल्ट क्यों हो गया, किसानों ने आखिर किस लिए जो है इतना बड़ा रिवोल्ट कर दिया। तो उसके जो अलग अलग केसेस को जब इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था कमीशन के द्वारा, तो डेक्कन राइट कमीशन ने एक केस में यह पाया कि मनी लेंडर से 100 रुपए का लोन लिया गया था, 100 रुपए के लोन के ऊपर मनी लेंडर ने 2000 रुपए का इंटरेस्ट चार्ज किया था। यानी कि आपने 100 रुपए जो है लोन पे लिए हैं, आपका प्रिंसिपल 100 रुपए है और उस पे आप इंटरेस्ट चुका रहे हो 2000 रुपए, और कुल मिला के आपसे 2100 रुपए जो है वो वसूले जा रहे हैं 100 रुपए के लोन के बदले में। इस लेवल तक का जो शोषण है वो वहां पर किया जा रहा था। इनफैक्ट इसके अलावा जो उस टाइम पीरियड में जो रिवोल्ट होने के पहले की शिकायतें लगाई गई थी, या फिर रिवोल्ट जब हुआ उसके बाद में जब किसानों से पूछा गया, तो पिटीशन आफ्टर पिटीशन जो है रायोट्स ने, किसानों ने एक ही बात की कंप्लेंट करी कि उनके साथ में जो एक्सट्रैक्शन किया जा रहा है उसमें बहुत ज्यादा इनजस्टिस हो रहा है और जो कस्टम्स है उनका वायलेशन हो रहा है। उसी के चलते वो लोग इंफीरियरेट हुए और उसके कारण इतना बड़ा नाटक हो गया। तो ये बात समझ में आ रही है, मनी लेंडर अपने तरफ जो थे वो गलत थे। ये बहुत भयानक रूप से जो है किया जा रहा है। एक अन्याय था कि आप 100 रुपए के लोन्स के ऊपर 2-2 हजार रुपए का जो है इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो। इन सारी चीजों के कारण ऑब्वियसली बात है, अगर आप इसको अगर एक थर्ड पर्सन के तौर पर देखोगे तो रायट्स का या रिवोल्ट का हो जाना एक नेचुरल बात लगती है। चलें आगे बढ़ते हैं। तो पॉइंट यह है कि जब इस तरीके की परिस्थितियां बन रही थी तो जो आपके किसान थे, जो रायोट्स थे, वो मनी लेंडर्स को अब किस तरह से देखने लगे, वो उनको देखने लगे डेवियस और डिसाइटफुल, यानी कि ये ऐसे लोग जो शैतानी हैं, ये लोग जो आपके धोखेबाजी करते हैं, और ये लोग जो हैं इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। डेवियस और डिसीटफुल किस्म के जो लोग हैं इनको मनी लेंडर्स को इस नजर से देखा जाने लगा। ये लोग लगातार जो है इस बात की कंप्लेंट करते रहे कि मनी लेंडर जो है वो मैनिपुलेशन कर रहे हैं कानूनों का, और आपके अकाउंट्स वगैरह जो है उसमें धांधली कर रहे हैं, उनको फोर्स कर रहे हैं। इन सारी कंप्लेंट्स का नतीजा ये निकला, फाइनली 1859 में अंग्रेजों ने कानून पास किया जिसको बोला जाता है लिमिटेशन लॉ। ये पूछा जाएगा अगर एमसीक्यू आया तो। लिमिटेशन लॉ नाम का एक कानून पास किया गया जिसमें यह बोला गया कि अगर मनी लेंडर किसी किसान को लोन देता है तो लोन का एक बॉन्ड साइन करवाएगा, या तो अंगूठा लगवाएगा या जो भी है उसके ऊपर साइन वाइन करवाएगा। तो एक जो लोन का बॉन्ड साइन करवाया जाता है, मनी लेंडर और किसान के बीच में किसी भी हालत में जो ये
बॉन्ड साइन हो रहा है वो 3 साल से ज्यादा का नहीं हो सकता, यानी कि आपने जो कर्जा दिया है मैक्स टू मैक्स वो 3 साल तक हो सकता है। 3 साल में ले सकते हो तो ले लो, नहीं तो वो खत्म, नल एंड वॉइड। अब इन लोगों को ये लगा कि इस तरीके का लिमिटेशन लॉ अगर हम लोग लेकर आ गए तो इसके कारण होगा ये कि जो मनी लेंडर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लगा देता है, जो हमने भी देखा कि 100 रुपए के लोन के ऊपर 2-2 हजार रुपए जो है वो कमा रहा है, इस तरीके की चीजें जो है उसको रोका जा सकता है। वो ये जो इंटरेस्ट का एक्यूमुलेशन है जो किसान की कमर तोड़ के रख देता है, इसको रोका जा सकता है। तो इन लोगों का प्लान ये था कि 3 साल में आप कितना इंटरेस्ट लगा लोगे, क्या कर लोगे, और अगर इंटरेस्ट बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ेगा नहीं तो किसान की कमर नहीं टूटेगी और आप उसके जो प्रॉपर्टियां वगैरह आप पे कब्जा कर रहे हो और बाकी सारी चीजें उसका जो शोषण कर रहे हो आप नहीं कर पाओगे। ये सब कुछ अंग्रेजों ने सोचा था 1859 में लिमिटेशन लॉ पास करते वक्त, मगर मनी लेंडर्स के अपने कुछ दूसरे प्लान थे, उन्होंने कुछ और ही सोच रखा था। अब उन्होंने क्या सोच रखा था जिसकी मदद से वो सबका मैनिपुलेशन करने वाले थे, उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी बातचीत करेंगे। तो अभी हम लोगों ने ये देखा कि अंग्रेजों ने 1859 में आपको एक कानून पास कर दिया है जिसको बोला जा रहा है लिमिटेशन लॉ, और इसमें यह कहा गया है कि अब से मनी लेंडर ये करेगा कि अगर किसी किसान के साथ में बॉन्ड साइन करता है तो वो ये बॉन्ड जो भी साइन कर रहा है डेप्ट वगैरह का वो 3 साल तक के लिए रखेगा। 3 साल आप जो कर्जा है मैक्स टू मैक्स 3 साल के लिए दे सकते हो, उससे ज्यादा के लिए नहीं। वो आपका फिर बॉन्ड जो है वहीं के वहीं खत्म हो जाएगा। तो जो भी आपने कर्जा दिया है उसके ऊपर आप 3 साल के बाद इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर पाओगे। ये एक पर्टिकुलर कंडीशन बनी हुई थी, मगर इन अंग्रेजों को ये लग रहा था कि लिमिटेशन लॉ लाने से आपका जो रायोट्स वगैरह है इनका एक्सप्लॉइटेशन रुकेगा और मनी लेंडर इनका बिना मतलब में हरासमेंट नहीं कर पाएगा। मनी लेंडर ने इसका एक तोड़ निकाल लिया। मनी लेंडर ने ये बोला कि अच्छा 3 साल पे अपना एक बॉन्ड खत्म हो जाता है तो हर 3 साल पे अपन लोग एक नया बॉन्ड जो है वो साइन करवाएंगे। और सपोज कर लीजिए कि किसान ने 100 रुपए का कर्जा लिया था, 3 सालों में लेट से उसने 1 रुपया भी नहीं पे किया और आपका इंटरेस्ट जो है बढ़ते बढ़ते 30 रुपए इंटरेस्ट मान लेते हैं 3 साल का, तो 30 रुपए लेट से आपका इंटरेस्ट बन गया 90 रुपए। तो अब किसान को कायदे से 190 रुपए जो है 3 सालों के अंदर अंदर पे कर देने चाहिए। 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि किसान ने इन 3 सालों में इन 190 रुपयों में से सिर्फ लेट से आपके 120 रुपए जो है वो पे किए, तो 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 50, 60, 70 रुपए जो है वो अभी बचे हुए हैं आपके बैलेंस में। इतना आपका बैलेंस बच गया है, ठीक है। तो 3 साल खत्म होने के बाद में आपने 120 रुपए पे कर दिए, किसान ने 70 रुपए भी आपका बैलेंस बचा हुआ है। मनी लेंडर अब ये करेगा, वो बोलेगा कि चलो अगला जो हम लोग अब एक काम करते हैं, एक नया बॉन्ड साइन करते हैं, तुम्हें जो नया कर्जा चाहिए वो बता दो। किसान ने बोला कि 100 रुपए का कर्जा चाहिए, वो बोलेगा ठीक है 100 रुपए का कर्जा, अब इसके पहले जो तुम्हारे 70 रुपए बचे हुए थे वो भी मैं इसमें ऐड कर रहा हूं, तो कर्जा तुम्हारा अब 170 रुपए का हो गया। अब जो नया इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा वो 170 रुपए के ऊपर किया जाएगा। ये तब की बात है जब आपने कम से कम प्रिंसिपल अपना पे कर दिया था। 2 मिनट के लिए अगर हम लोग मान लेते हैं कि 100 रुपए का आपने लोन लिया था और उसके ऊपर 90 रुपए का आपका इंटरेस्ट बन गया था, अगर यानी कि कायदे से आपको 190 रुपए पे करने थे। अगर स्थिति यह बनती कि किसान 3 सालों के अंदर अंदर सिर्फ लेट से 90 रुपए अगर पे कर पाता, यानी कि अभी प्रिंसिपल के 10 रुपए बचे हुए हैं और इंटरेस्ट के 90 रुपए बचे हुए हैं, तो कायदे से अब 100 रुपए का जो है उसका भी कर्जा और बाकी है और उसको 100 रुपए का और अब 3 साल जो है आपके खत्म हो गए। तो आप साहूकार ये बोलेगा कि मैं काम करता हूं 100 रुपए का तुम्हें नया लोन देता हूं और जो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आपका बन रहा था 100 रुपए का वो भी मैं इसमें ऐड कर देता हूं, तो टोटल आपका जो नया लोन हो गया वो हो गया 200 रुपए का, और इस 200 रुपए के ऊपर जो है अब आप मुझे इंटरेस्ट पे करोगे। तो कुल मिलाकर अब ये जो आपने कानून बनाया था कि बॉन्ड जो है वो 3 साल से ज्यादा का नहीं हो सकता और उसके बाद में फिर जो है उसके ऊपर आप इंटरेस्ट नहीं ले पाओगे, जो भी आपने कर्जा वगैरह दिया है 3 साल के बाद आप उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं ले पाओगे। तो आपके साहूकारों ने यह करना शुरू किया कि हर 3 साल पे आपने नए बॉन्ड जो है वो साइन करवाना शुरू कर दिए। अब जब भी एक वही बात जो मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेन करी है वही यहां लिखा हुआ है कि जब भी एक नया बॉन्ड साइन किया जाता था तो जो भी आपका पुराने कर्जे का अनपेड बैलेंस है, चाहे उसमें आपका ओरिजिनल लोन हो या फिर उसमें जो भी आपका ब्याज वगैरह हो एक्यूमुलेटेड, वो सबका सब ऐड कर लिया जाता था और उसको नया प्रिंसिपल बना देते थे। नया प्रिंसिपल बनाकर फिर उसके ऊपर जो है नया इंटरेस्ट कैलकुलेट होता था और उसको फिर चार्ज कर किसानों से वसूला जाता था। नतीजा यह हुआ कि ये इंसान जो भारत का किसान है वो कभी निकल
ही नहीं पाया, साहूकार के चंगुल से, साहूकार ने जो कमाया सो कमाया, मगर इस इंसान की स्थिति ये हो गई कि ये और ज्यादा बर्बाद होता चला गया चला गया चला गया। हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था की जो कमर टूटी है, जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी की जो कमर टूटी है, वो कॉलोनियल टाइम पीरियड में हम लोग उससे आज तक उबर नहीं पाए। हम आज तक इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, सब हो रहा है, मगर उसके बाद भी कृषि की स्थिति में कोई बहुत ज्यादा बदलाव आते हुए नहीं दिख रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जो आप कह सकते हैं कि जो स्ट्रक्चरल तौर पे हमारा जो हमें जो बर्बाद किया गया है वो बहुत डीप है और बहुत लंबे वक्त तक किया गया है। अब जब ये सारे स्ट्रक्चरल डिस्ट्रक्शंस को ठीक करने में, अंडू करने में हमें काफी वक्त लगेगा। 70-75 साल से हमने काफी प्रोग्रेस करी है, मगर फिर भी जो आज कहते हैं कि किसानों की स्थिति ठीक नहीं है, उसके पीछे आज यही कारण नहीं है कि सरकारों ने अपनी तरफ से पूरा नहीं किया है। आजादी के बाद में, आजादी के पहले जो हरकतें हुई हैं वो बहुत भयानक थी, और उनके नतीजे या उनके जो कंसिक्वेंसेस हुए, उनके जो रेपरकशंस हुए, उनके जो अल्टीमेट इंपैक्ट पड़े, उनसे निकल पाने में हमें आज तक पूरी तरह से कामयाबी नहीं मिली। हम उनके इंपैक्ट्स को धीरे 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 कम कर रहे हैं। तो ये सारी परिस्थितियां रही, और इसके कारण आपका जो 1859 का जो कानून पास किया गया था, जिसके तहत आप लिमिटेशन वगैरह लगाना चाह रहे थे, ये लिमिटेशन लॉ धरा का धरा रह गया। किसान की नियति थी शोषित होना, वो शोषित होता रहा। मनी लेंडर ने जमकर शोषण किया, चीजें आगे बढ़ी। अब कई बार जो है, अगर किसान किसी तरीके से मेहनत कर कराकर अगर सोच रहा है कि कर्जा चुका भी दे, और उसने चुका भी दिया, तो मनी लेंडर्स ने और भी हरकतें शुरू कर दी। मनी लेंडर्स ने इनको चीट करने के और तरीके ढूंढ लिए। पहला तो यह कि अगर किसान ने लोन पे कर दिया है, तो लोन के पेमेंट के ऊपर जो आपको रिसिप्ट देनी चाहिए थी, जिस पर आप लिख कर दोगे कि भैया आज इनका कर्जा पूरा हो गया, हमारा इनका जो है आज की तारीख में किस्सा खत्म, आपने वो कर्जे की आपने वो रिसिप्ट वगैरह जो है वो देने से मना कर दिया। दूसरा, क्योंकि आपका किसान पढ़ा लिखा नहीं है, तो आप उसके बॉन्ड्स वगैरह जो बना रहे हो, जो कर्जे के बॉन्ड्स बना रहे हो, उसमें अनशन जो भी आपके मन में आ रहा है वो आप अमाउंट डाल रहे हो। वो 100 रुपए का कर्जा लेने आया है, आपने उसको कब 110 रुपए कर दिया उसको पता ही नहीं चला, या 100 रुपए का कर्जा लेने आया और कब उसको 1000 रुपए कर दिया पता ही नहीं चला। तो आप जो बॉन्ड्स वगैरह थे उसमें फिक्शियस फिगर डालते थे और उससे अंगूठा लगवा लेते थे, क्योंकि वो पढ़ा लिखा होता नहीं था, समझ पाता नहीं था कि क्या है क्या नहीं है। वो अपने मन में 100 रुपए का कर्जा लेके चल रहा है, जब चुकाने आया तब आप बोलते हो कि भैया 900 रुपए और बाकी हैं अभी तुम्हारे, और वो वहां पे खड़ा खड़ा जो है हिलिया कि ये क्या हो गया मेरे साथ में, कुछ कर सकता नहीं है क्योंकि अंगूठा लगा हुआ है और बॉन्ड वगैरह उसके पास में, साहूकार के पास में रखा हुआ है, तो अब चुका रहा है। तीसरा, अगर आपने कर्जा वगैरह नहीं चुकाया पूरा, या फिर आप इंटरेस्ट ढंग से पे नहीं कर पा रहे हो, तब साहूकार एक और बहुत बुरी हरकत करता था। वो ये करता था कि इतनी मेहनत से किसान ने जो भी आपकी फसल वगैरह उगाई है, जो भी हार्वेस्ट वगैरह किया, उसको बहुत कम कीमतों पे खरीद लिया करता था। अब या तो खुद के कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल करेगा, या फिर ज्यादा कीमत में वो मार्केट में बेच देगा और उससे वो प्रॉफिट कमाएगा जो किसान कमा के शायद कर्जा चुका देता। अल्टीमेटली अगर किसी तरीके से उसने इस डेब्ट के ट्रैप में किसान को फंसा लिया और करते 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 किसान खत्म हो गया मगर उसका कर्जा खत्म नहीं हुआ, तो फिर ये भाई साहब आएंगे और उस किसान की जो भी प्रॉपर्टी वगैरह है उसके ऊपर कब्जा कर लेंगे, और किसान की जो जमीन है, उसकी जो प्रॉपर्टी है, वो टेक ओवर कर उसको अपना बना लेंगे। और इस तरीके से ये जो एक पर्टिकुलर तस्वीर है, ये जो डेब्ट ट्रैप है, इसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करती कि वो किसान निकल ही नहीं पाया। इतना सा कर्जा लिया था, बढ़ते 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 वो इतना हो गया, वो किसान खत्म हो गया ये कर्जा चुकाते चुकाते, मगर कर्जा खत्म नहीं हुआ। और उसका नतीजा ये निकल कर आया कि हमारी जो अर्थव्यवस्था की कमर टूटी है, वो नतीजे, वो कंसिक्वेंसेस आज तक हम पर भारी पड़ रहे हैं। हिंदुस्तान इतना कुछ करने के बाद में भी अपनी एग्रीकल्चर की स्थिति को ठीक, इतने प्रोग्रेस और इतनी सारी चीजें करने के बाद भी अपने किसानों की स्थिति को ठीक नहीं कर पा रहा। आज भी हमारे यहाँ किसान आत्महत्या कर रहे हैं, सारी चीजें चल रही हैं। हर चीज के लिए सरकार को भी दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि हमारा इतिहास भयानक है, इस पर्टिकुलर मामले में भयानक है। इससे निकल रहे हैं, चीजें हो रही हैं, हिस्टोरिकल मिस्टेक्स को ठीक किया जा रहा है, बट दिस इज द फंडामेंटल रीजन कि क्यों एग्रीकल्चर की स्थिति आज तक ठीक पूरी तरीके से नहीं हो पाई है। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो डीड्स वगैरह अब हो रही हैं, जो बॉन्ड्स वगैरह बनवाए जा रहे हैं, जिसमें 100 रुपए का कर्जे पे 1000 रुपए लिख दिया जा रहा है, कुछ का कुछ हो रहा है, लोन पे करने पे आपकी रिसिप्ट्स आप पे नहीं कर रहे हो, प्रॉपर्टियों पे कब्जे हो रहे हैं, सारे नाटक जो चल रहे हैं। इस चक्कर में हुआ ये कि ये सारे जो बॉन्ड्स और ये सारी चीजें थी, इनको अब ये जो नया सिस्टम आया था इसका सिंबल मान लिया गया, और ये सिस्टम बहुत ज्यादा ऑपरेसिव सिस्टम था। ये जो पूरा का पूरा नया निजाम आया है, जो पूरे नए शासक आए हैं, जो आपके फिरंगी शासन जो स्थापित हुआ है, इसको बहुत ज्यादा
ऑपरेसिव मान लिया गया और ये साहूकार और इनकी जो सारी हरकतें थी इसको मान लिया गया कि इस पर्टिकुलर शासन, इस पर्टिकुलर निजाम के ये सिंबल्स वगैरह हैं। ये धीरे 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 अल्टीमेटली किसानों ने अब ये मानना शुरू कर दिया कि उनकी जिंदगी में जो ये बुरी स्थितियां चल रही हैं, उनकी जो माइजरीज हैं, इसके पीछे ये पूरा का पूरा जो डीड्स का सिस्टम है, जिसमें या ये जो बॉन्ड्स का सिस्टम है जिसमें आपको सब लिखना पड़ता है, अंगूठा लगाना पड़ता है, सारी चीजें करना पड़ती हैं, ये रिस्पॉन्सिबल है। एंड क्योंकि होता यह था कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे जिसके बेसिस पे कर्जा दिया जाता था, इनके ऊपर जो है साइन करवाया जाएगा, साइन करते आता नहीं था, अंगूठा लगवाना पड़ता था और पता रहता नहीं था कि लिखा क्या गया है इसके ऊपर, और इस पे साइन किए बिना या इस पे अंगूठा लगाए बिना कर्जा मिलेगा नहीं, कर्जे के बिना काम चलता नहीं था। तो स्थिति यह आ गई थी कि किसान को यह पता ही नहीं होता था कि वो किस चीज के ऊपर साइन कर रहा है, जिस चीज पे वो साइन कर रहा है उसमें लिखा क्या है उसको यह भी पता नहीं होता था। ऑपरेशन बढ़ता जा रहा था, चीजें खराब होती चली जा रही थी, किसान हमारा पिसता चला जा रहा था। तो जब इनको ये अंदाजा ही नहीं है कि इस जो बॉन्ड पे जिसने अंगूठा लगवा लिया है मनी लेंडर ने, इसमें लिखा क्या है, तो फिर वही होगा जो हो रहा था। अनडिसेंट लेवल पर जो है एक्सप्लॉयटेशन हुआ गया, हजारों की तादाद में जो है किसानों के साथ में शोषण किया गया, और एक पूरी की पूरी जो पीढ़ी है, पूरी का पूरा जो टाइम पीरियड है, जो पूरा का पूरा समाज का एक इंपॉर्टेंट तबका था जो सबका पेट पाल रहा था, जिसकी उपज के बेसिस पे हिंदुस्तान खा रहा था, पी रहा था, वो भूखा मरता चला गया। अल्टीमेटली एक स्थिति ऐसी आ गई कि जो लिखे हुए बॉन्ड्स वगैरह थे, किसान इनसे बहुत ज्यादा डरने लगे। इनको बहुत, इनफैक्ट ये आजादी के बाद में भी ये नाटक काफी वक्त तक चला है, बैंकों से लोन लेने जा रहे हैं तो किसान जनरली डरते थे कई जगहों पे अंगूठा लगाते हुए, साइन करते हुए। वजह ये थी कि पुरानी मेमोरीज दिमाग में बैठी हुई है कि किसी भी चीज पे अंगूठा लगवा लिया, कुछ भी करवा लिया, हमें पता ही नहीं है, सारे नाटक वगैरह चल रहे हैं। इस वक्त में भी ये स्थिति थी कि धीरे धीरे जो रिटर्न वर्ड्स थे, जो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स थे जिन पे बॉन्ड्स वगैरह भरवाए जाते थे, किसान इनसे डरने लगे। मगर मजबूरी ये थी कि इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं थी, क्योंकि सिर्फ एक ही तरीका था जिससे वो अपना खाना कमाना कर सकते थे, वो थी कृषि। कृषि के लिए जरूरत पड़ती थी हर सीजन में पैसों की, पैसे मिलते थे मनी लेंडर से, और मनी लेंडर किसी हालत में लोन देने को तैयार नहीं था लीगल बॉन्ड्स के बिना। और लीगल बॉन्ड्स का मतलब फिर वही आपके रिटर्न वर्ड्स, क्या लिखा हुआ वो आप पढ़ नहीं सकते, अंगूठा लगाना पड़ेगा। और फिर वही है, 100 रुपए का कर्जा लिया, जब चुकाने गए पता चला साहूकार ने उसमें 1000 भर रखे थे। दुनिया जहां में सब हंस रहे हैं, किसान रो रहा है, भूखा मर रहा है, परिस्थितियां खराब होती चली जा रही हैं, आत्महत्याएं कर रहा है, सब खा रहे हैं, सब कमा रहे हैं, जो खिला रहा है, कमा रहा है, जो उपज कर रहा है, उसका परिवार भूखा मर रहा है। इस परिस्थितियों में अल्टीमेटली मनी लेंडिंग और ये सारी चीजें 1850s के टाइम पीरियड में, 1860s 1870s में जब डेक्कन में रिवोल्ट हुआ था, जो रायोट हुआ था, उसके पहले तक किसानों को इस लेवल तक लेकर आया गया। इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, दीवार से लगा देना। आप उसको धक्का मारते दीवार से ले जाके आपने पुश कर दिया, अब और ज्यादा पुश करने की परिस्थिति नहीं बची है। तो अल्टीमेटली इन सारी सर्कमस्टांसेस ने, अंग्रेज बहादुर और आपके मनी लेंडर, परिस्थितियां, सर्कमस्टांसेस, सबने मिल मिला के किसान को दीवार से लगाकर रख दिया था। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन। तो इस सेशन में हम लोगों ने ये देखा है कि किस तरीके से डेक्कन का जो इलाका था वहाँ पर जो नया आपका सेटलमेंट वगैरह का सिस्टम लाया गया, जो टेम्परेरी सेटलमेंट के सिस्टम्स लाए गए, अंग्रेज़ों ने जो अपना ऑपरेसिव रिजीम चलाया, फेमाइन आ जाने के कारण या फिर परिस्थितियाँ ठीक ना होने के कारण, प्लस मनी लेंडर्स के कारण चीज़ें किस तरह से ख़राब होती चली गई, किस तरीके से मनी लेंडर्स ने और साथ में जो आपका ऑपरेसिव सिस्टम था उसने किस लेवल पर और किस एक्सटेंट तक जाकर किसानों का शोषण किया, किस लेवल तक जो है परिस्थितियाँ खराब हुई और कैसे फिर मसले इतने खराब हो गए कि 1875 में रिवोल्ट हो गया। रिवोल्ट की शुरुआत हम लोगों ने पढ़ी ली थी कि कैसे क्या मारकाट हुई, वो सारी चीजें, मगर उसकी परिस्थितियां या उसके सर्कमस्टांसेस को एनालाइज करते हुए जो पहला सवाल हमने अपने आप से पूछा था कि आखिर रिवोल्ट पढ़कर आपको समाज में आ रहे बदलावों के बारे में कैसे पता चल सकता है, तो वो अब हमने समझने की कोशिश करी है कि हमने उन रिवोल्ट्स के पहले की परिस्थितियों को समझा है, उन सर्कमस्टांसेस को समझा है, जिसके कारण धीरे धीरे लोगों के मन में गुस्सा बढ़ता चला जा रहा था। इसी के साथ में समाज में आ रहे बदलावों को देखा है, सारे एनालिसिस को किया है। इससे हमको रिवोल्ट के एनालिसिस की मदद से ये समझने में मदद मिली है कि समाज में किस तरीके के बदलाव आ रहे थे और कॉलोनियल रूल का उसमें क्या योगदान था। जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग डेक्कन राइट्स कमीशन के बारे में पढ़ेंगे और वो जो है इस पर्टिकुलर चैप्टर का लास्ट टॉपिक रहने वाला है। खत्म करने के पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोग मैग्नेट ब्रेन्स की हमारी वेबसाइट पर जाइए और यहाँ पर आपको सारा जो एजुकेशन है क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं, जिस भी टीचर से पढ़ना चाहते हैं, जहाँ से भी शुरू करना चाहते हैं,
आप एक्सेस कर सकते हैं, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। और बढ़िया अपना एजुकेशन वगैरह गेन करिए, जितना हो सके उतना ज़्यादा नॉलेज एक्यूमुलेट करिए, अपने एग्ज़ाम्स में अच्छा परफॉर्म करिए, सीखने का सेटिस्फेक्शन, नॉलेज का सेटिस्फेक्शन हासिल करिए और अपनी ज़िंदगी में अच्छा करते चले जाइए। इसी नोट पे आज का लेक्चर मैं ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो इस पर्टिकुलर चैप्टर का, इस यूनिट का आखिरी लेक्चर होगा। थैंक यू। जय हिंद।